रात मौत की तरह ठंडी थी। एक सुनसान बंद प्रशिक्षण मैदान, गीली मिट्टी की गंध नाक में चुभ रही थी। अंजलि सिंह रस्सी से बंधी हुई ठंडी जमीन पर पड़ी थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, जिससे उसकी चीखें गले में ही घुट कर रह गईं। उसकी आंखों के सामने नरक के मुंह जैसा एक काला और गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। यह उसकी कब्र थी। अंधेरे में 5 परछाइयां उसे घेरे हुए थीं, जानवरों जैसी आंखों वाले 5 सैन्य अधिकारी। उनके बीच में सरगना मेजर विक्रम राठौर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने बूट की नोक से अंजलि की पसली पर ठोकर मारी। फिर वह झुका और नफरत भरे हाथों से उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जबरदस्ती ऊपर उठाया। उसकी आंखें सड़ी हुई मछली की तरह धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक क्रूर चमक थी। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह ही अकड़ता था। उसकी आवाज सांप की फुफकार की तरह धीमी और डरावनी थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चीख रहा था, ट्रेनिंग के दौरान फिसलकर चट्टान से गिरने से ठीक पहले। विक्रम राठौर के होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने अंजलि के बालों को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई कचरा फेंक रहा हो। उसका सिर फिर से ठंडी जमीन पर जा गिरा। उसने गड्ढे की ओर इशारा करते हुए हुक्म दिया, चलो अब नीचे जाकर अपने बाप को खुद ही ढूंढो। उसके शब्द खत्म होते ही उसके बूट ने बेरहमी से अंजलि की पीठ पर लात मारी। अंजलि का शरीर बेबस होकर गड्ढे में लुढ़क गया। कठोर जमीन से टकराने के झटके से उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। ऊपर देखने पर 5 परछाइयां उसे नीचे देख रही थीं। फिर दुनिया की सबसे भयानक आवाज आने लगी, खड़खड़। उन सब ने एक साथ फावड़े से मिट्टी डालनी शुरू कर दी। ठंडी गीली मिट्टी के ढेर उसके पैरों पर, पेट पर और फिर चेहरे पर गिरने लगे। उसकी आंखों के सामने पल भर में अंधेरा छा गया। नाक और मुंह में मिट्टी घुसने से सांस लेना मुश्किल हो गया। फेफड़े फटने जैसा दर्द, पूरे शरीर पर मिट्टी का वजन। यह एक जिंदा ताबूत में बंद होने जैसा खौफ था। हवा कम होती जा रही थी। चेतना धुंधलाने लगी। क्या सब यहीं खत्म हो जाएगा? पिता का बदला तो दूर, क्या वह इतनी बुरी मौत मरेगी? निराशा उसके दिल को निगलने ही वाली थी कि आखिरी पल में पीछे बौंधे उसके हाथों ने अपनी बची हुई ताकत बटोरी। उंगलियों के सिरे पर एक ठंडा और जाना पहचाना एहसास हुआ। यह उसके पिता की छोड़ी हुई एक पुरानी कंपास थी। उंगलियों में लगभग कोई जान नहीं बची थी, लेकिन उसने उन्हें हिलाने की पूरी कोशिश की। और आखिरकार उसके अंगूठे ने कंपास के केंद्र में बने छोटे अशोक चक्र के चिन्ह के नीचे छिपे हुए बटन को ढूंढ लिया। खट! उसने अपनी पूरी ताकत से बटन दबाया। मिट्टी के ढेर के नीचे एक बहुत ही धीमी आवाज हुई, लेकिन यह भारतीय सेना के विशेष बल कमान के नियंत्रण कक्ष में एक विशाल स्क्रीन को हिला देने वाली तकदीर की चिंगारी थी। अपनी बुझती हुई चेतना में अंजलि ने उस विशाल तूफान का पूर्वाभास किया जो उसे ढूंढने आ रहा था। यह उसकी कब्र नहीं थी, बल्कि नरक का दरवाजा खोलने का संकेत था। अंजलि की यादों में उसके पिता हमेशा पसीने, मिट्टी और एक गर्म मुस्कान के साथ थे। भारतीय सेना के विशेष बलों में शेर के उपनाम से मशहूर सूबेदार मेजर राजवीर सिंह। वह अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया और सबसे महान शिक्षक थे। अंजलि का बचपन गुड़ियों के खेल के बजाय अपने पिता के साथ कठोर प्रशिक्षण में बीता था। सुबह 5 बजे सूरज निकलने से पहले उसके पिता हमेशा उसे जगाकर पहाड़ों पर दौड़ने ले जाते थे। शुरू में पिता के कदमों के साथ चलना मुश्किल होता था और वह हांफते हुए रुक जाती थी। तब उसके पिता इंतजार नहीं करते थे। इसके बजाय एक धीमी लेकिन फौलादी आवाज में कहते थे, उठो अंजलि, शरीर की सीमाएं मन तय करता है, अपने अंदर की शेरनी को जगाओ। उनकी आवाज में सिर्फ प्रोत्साहन नहीं, बल्कि अपनी बेटी पर गहरा विश्वास था। अंजलि अपने पिता को निराश नहीं करना चाहती थी। इसी एक सोच के साथ वह अपने आंसू पीकर फिर से दौड़ने लगती थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर पिता पसीने से भीगी बेटी के सिर पर अपने खुरदुरे हाथ से सहलाते हुए कहते थे, शाबाश मेरी बेटी, पिता तुम्हें इतना मजबूत बनाएगा कि दुनिया का कोई भी खतरा तुम्हें तोड़ न सके। उनका प्रशिक्षण केवल शारीरिक नहीं था। जीवित रहना, छिपना, नक्शा पढ़ना और हाथों से मुकाबला करना। उन्होंने युद्ध के मैदान में खून और जान देकर जो कुछ भी सीखा था, वह सब अपनी बेटी को सिखाया। कभी कभी यह इतना कठोर होता कि आंसू निकल आते, लेकिन प्रशिक्षण के बाद पिता हमेशा गर्म खाना बनाकर खिलाते और एक प्यारे पिता बन जाते थे।
इस विरोधाभास में अंजलि ने महसूस किया कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते थे। यह किसी भी आने वाले खतरे से अपनी बेटी को बचाने का एक पिता का बेताब तरीका था। ऐसे फौलादी पिता का अचानक दुनिया से चले जाना एक बरसात की गर्मी के दिन हुआ था। नियमित चट्टान चढ़ाई प्रशिक्षण के दौरान पैर फिसलने से मौत सेना द्वारा दिया गया। आधिकारिक कारण यही था, लेकिन अंजलि को विश्वास नहीं हुआ। नहीं, उसने विश्वास नहीं किया। शेर राजवीर सिंह आंखें बंद करके भी उस चट्टान पर चढ़ और उतर सकते थे। एक नौसिखिए जैसी गलती से उनकी जान चली जाए, यह अविश्वसनीय था। कुछ गलत था, बहुत गलत। पिता का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। भारी बारिश में कई सैनिक श्रद्धांजलि देने आए, लेकिन उनकी सांत्वना अंजलि के कानों तक नहीं पहुंची। उसका दिमाग शक और गुस्से से भरा हुआ था। पिता के ताबूत को पकड़े रोते हुए भी वह अपने पिता के साथ ही अधिकारियों के चेहरों को एक एक करके देख रही थी। दुखी चेहरों के बीच वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे सूक्ष्म भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अंतिम संस्कार के बाद जब सब चले गए, एक जनरल उसके पास आए, एक चट्टान की तरह कठोर चेहरे वाले। वे उस समय पिता के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी विशेष बल के ब्रिगेडियर जनरल अर्जुन खन्ना थे। उन्होंने दूसरों की तरह औपचारिक सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने दुहक और गुस्से से भरी भारी आंखों से अंजलि को देर तक देखा। वह राजवीर सिंह के सबसे भरोसेमंद कमांडर और एक भाई जैसे साथी थे। जनरल अर्जुन खन्ना ने चुपचाप अपनी वर्दी की जेब से एक पुरानी और घिसी हुई कंपास निकाली और अंजलि के हाथ में थमा दी। यह पिता की आखिरी निशानी थी, जिसे वह जीवन भर अपने साथ रखते थे और युद्ध के मैदान में अपना मार्गदर्शक मानते थे। अंकल, अंजलि की आवाज कांप रही थी। जनरल अर्जुन खन्ना ने उसके कंधे को मजबूती से पकड़ा और इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल वही सुन सके। उस आवाज में लोहे को पिघला देने वाला संकल्प था। अंजलि, तुम्हारे पिता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकती। मैं सच का पता जरूर लगाऊंगा, लेकिन इस प्रक्रिया में हो सकता है कि मैं भी कुछ न कर पाऊं। उन्होंने अंजलि के हाथ में कंपास की ओर इशारा किया। अगर तुम कभी ऐसे खतरे में पड़ जाओ जिसे तुम खुद हल नहीं कर सकती, तो इस कंपास के केंद्र में बने अशोक चक्र को दबा देना। उनकी आंखें तलवार की तरह तेज हो गईं। अंकल, इस पूरी दुनिया को उलट पुलट कर भी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह एक आदमी की अपनी जान और सम्मान की कसम थी। अंजलि ने ठंडी कंपास को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे पिता की गर्मी अभी भी उसमें बाकी हो, और इस एहसास ने उसके दुहक को ठंडे गुस्से और एक दृढ़ संकल्प में बदल दिया। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अंजलि ने फैसला किया, वह सिर्फ जनरल खन्ना के सच का पता लगाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे अपने पिता की मौत से जुड़े रहस्य को खुद सुलझाना था। जिन लोगों ने उसके पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, उन्हें अपने हाथों से सजा देनी थी। इसके लिए केवल एक ही रास्ता था। उसने अपने लंबे बाल काट दिए, पिता के साथ प्रशिक्षण में तपा हुआ अपना मजबूत शरीर छिपाने वाले साधारण कपड़े उतार फेंके, और उसने उसी यूनिट गरुड़ बटालियन में एक नई रंगरूट के रूप में आवेदन किया, जहां उसके पिता ने अपने आखिरी दिनों तक सेवा की थी। शेर की बेटी ने अपने पिता की मौत की जांच करने के लिए सांपों से भरे हुए बिल में खुद जाने का फैसला किया था। हाथ में पुरानी कंपास उसकी बदला लेने की इच्छा का एकमात्र मार्गदर्शक और अंतिम क्षण में उसकी रक्षा करने वाली आखिरी उम्मीद थी। उसकी आंखों में अब दुहक के आंसू नहीं थे, केवल एक ठंडी आग जल रही थी। गरुड़ बटालियन का गेट नरक के द्वार जैसा महसूस हुआ। अंजलि भर्ती ट्रक से उतरते हुए यूनिट के दमनकारी माहौल को महसूस कर रही थी। यह वह जगह थी जहां उसके पिता का खून और पसीना बहा था, लेकिन अब यह दुश्मनों का इलाका भी था, जहां उसके हत्यारे जहरीले मशरूम की तरह फैले हुए थे। उसने अपने अतीत और अपनी भावनाओं को एक मुखौटे के पीछे छिपा लिया। अब वह शेर की बेटी नहीं थी, बल्कि एक साधारण और भोली भाली दिखने वाली रंगरूट अंजलि सिंह थी। भर्ती के पहले दिन से ही गरुड़ बटालियन का प्रशिक्षण कठोर था, लेकिन अंजलि के लिए, जिसने अपने पिता के साथ नरक के द्वार तक का सफर तय किया था, यह प्रशिक्षण बच्चों का खेल था। उसने जानबूझकर अपनी क्षमताओं को छिपाया। निशानेबाजी में उसने जानबूझकर कुछ गोलियां लक्ष्य से बाहर मारी, और शारीरिक परीक्षण में उसने हांफने का नाटक करते हुए औसत प्रदर्शन किया। न बहुत अच्छी, न बहुत पीछे,
किसी की नजर में न आने वाली एक साधारण रंगरूट, यही उसकी जीवित रहने की रणनीति थी। उसकी योजना सफल होती दिख रही थी। कुछ दिनों तक वह चुपचाप यूनिट के भूगोल, संरचना और लोगों का अध्ययन करती रही, एक परछाई की तरह। और आखिरकार उसने अपने पिता की मौत से जुड़े मुख्य लोगों को अपनी आंखों से देखा। वे खुद को पंचनाग यानी 5 कोबरा कहते थे और यूनिट में काफी ताकतवर थे। उनका सरगना यूनिट का ऑपरेशंस ऑफिसर मेजर विक्रम राठौर था। वह बाहर से एक सज्जन और तर्कसंगत अधिकारी की तरह दिखता था, लेकिन अंजलि ने तुरंत उसके असली स्वभाव को पहचान लिया। उसकी मुस्कान के पीछे बर्फीली क्रूरता थी और अपने अधीनस्थों से बात करने के तरीके में चालाकी छिपी थी। वह अपने प्रोचन थी, लक्ष्यों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक चतुर सांप। वह अपने पिता के सबसे करीबी लोगों में से एक था, इसलिए उसका विश्वासघात अंजलि को और भी घिनौना लगा। दूसरा सांप खुफिया विभाग का लेफ्टिनेंट समीर वर्मा था। वह हमेशा विक्रम राठौर की परछाई की तरह रहता था और कुछ फुसफुसाता रहता था। उसके पतले चश्मे के पीछे उसकी आंखें हमेशा कुछ हिसाब लगाती हुई चालाकी से चमकती थीं। वह यूनिट की सभी सूचनाओं और पतन सांप के पीछे इन पता था, अफवाहों को नियंत्रित करता था और विक्रम की सभी गंदी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता था। अंजलि को लगा कि उसने ही पिता के प्रशिक्षण कार्यक्रम और मार्ग में हेरफेर करके दुर्घटना का मंच तैयार किया होगा। तीसरा था प्रशिक्षण। प्रशिक्षक हवलदार भैरों सिंह, भालू जैसे शरीर और कर्कश आवाज वाला, वह विक्रम का वफादार गुर्गा था। उसके मुक्के कानून से तेज थे और उसकी हिंसा के सामने कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। पिता की दुर्घटना स्थल पर आखिरी बार उसके साथ भैरों सिंह ही था। अंजलि ने उसके असभ्य व्यवहार में सच छिपाने वाले की बेचैनी को भांप लिया। चौथा था रसद विभाग का प्रभारी सूबेदार रमेश गुप्ता, छोटे कद का और हमेशा मिलनसार मुस्कान वाला। वह यूनिट के सभी सामानों के प्रवाह के लिए जिम्मेदार था। उसके हाथों से गायब हुए हथियार प्रशिक्षण के दौरान खोए हुए दर्ज हो जाते थे और चुराया हुआ तेल सामान्य खपत के रूप में दिखाया जाता था। वह पंचनाग द्वारा किए गए सभी भ्रष्टाचार का प्रबंधन करता था और पर्दे के पीछे पैसे गिनने वाला एक लालची सांप था। और आखिरी 5वां सांप, जिससे अंजलि सबसे ज्यादा नफरत करती थी, यूनिट का मेडिकल ऑफिसर कैप्टन आलोक शर्मा था। उसने एक सफेद डॉक्टर का कोट पहना था, लेकिन उसके हाथ जीवन बचाने के बजाय मौत को छिपाने के लिए इस्तेमाल होते थे। उसने ही पिता के शव का सबसे पहले निरीक्षण किया था और सिर में फ्रैक्चर के कारण मौत का झूठा प्रमाण पत्र जारी किया था। उसकी पाखंडी मुस्कान के पीछे सच को दफनाने वाले की कायरता छिपी थी। जैसे अंजलि ने उनके अस्तित्व को पहचाना, वैसे ही उन्होंने भी अंजलि के अस्तित्व को पहचान लिया। राजवीर सिंह की बेटी एक नई रंगरूट के रूप में शामिल हुई है। यह अफवाह पूरी यूनिट में फैल गई। एक दोपहर जब अंजलि अकेले अपनी बंदूक साफ कर रही थी, 5 सांप ऐसे इकट्ठे हुए जैसे उन्होंने कोई वादा किया हो। सबसे पहले मेजर विक्रम राठौर ने बात की। उसने अपनी खास सौम्य मुस्कान के साथ अंजलि के कंधे को हल्के से थप्पत पाया। तो तुम सूबेदार मेजर साहब की बेटी हो, बिल्कुल अपने पिता पर गई हो, खासकर तुम्हारी आंखें। उसके स्पर्श से अंजलि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई सांप उसके पास शरीर को चाट रहा हो। तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है। यूनिट का बड़ा नुकसान हुआ। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते थे। उसके शब्द सांत्वना की तरह थे, लेकिन उनका अर्थ चालाकी से पिता के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। वह यह जता रहा था कि उन्होंने अपनी लापरवाही से अपनी मौत को बुलावा दिया। हवलदार भैरों सिंह ने बगल से कहा। उसने मुंह में चबा रहे च्युइंगम को थूकते हुए कहा, तुम्हारा बाप आखिरी पल में भी बहुत बहादुर था, एक बार भी नहीं चीखा। खैर, चीखने का वक्त भी नहीं मिला होगा। हाँ, उसकी भद्दी मजाक पर बाकी सब हौंस पड़े। यह एक स्पष्ट उपहास और एक परीक्षण था। हम सब कुछ जानते हैं, तुम क्या जानती हो? यह जानने के लिए एक जानबूझकर की गई उकसावे की कार्रवाई थी। अंजलि ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नाखूनों के हथेली में धंसने का दर्द ही उसे उन लोगों का गला घोंटने की इच्छा को रोकने में मदद कर रहा था। उसने सिर उठाकर एक भोला और डरा हुआ भाव बनाया। मैंने सुना है कि पिताजी की मौत एक दुर्घटना में हुई थी।
उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह कभी भी रो पड़ेगी। यह एक बेहतरीन अभिनय था। उसके अभिनय पर विक्रम ने एक पल के लिए शक की निगाह से देखा, फिर एक संतुष्ट मुस्कान दी। उसने शायद मान लिया था कि अंजलि सिर्फ अपने पिता को खोने के दुहक में डूबी एक कमजोर लड़की है जो कुछ नहीं जानती। हाँ, एक दुर्घटना थी, एक भयानक दुर्घटना। इसलिए तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। यह यूनिट तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। खासकर जिज्ञासु लोगों के लिए यह आखिरी चेतावनी थी। और छानबीन मत करो। अगर तुम अपने मरे हुए बाप की तरह नहीं बनना चाहती तो चुपचाप रहो। वे अंजलि को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद भी अंजलि काफी देर तक वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे से डरा हुआ भाव गायब हो गया था और केवल बर्फ जैसी ठंडी नफरत बची थी। अब उसे यकीन हो गया था, वे ही उसके पिता के हत्यारे थे और वे अब उस पर नजर रख रहे थे। एक अदृश्य युद्ध शुरू हो गया था। अंजलि ने खुद को और भी सावधानी से छिपाया। दिन में वह एक भोली रंगरूट थी और रात में अपने पिता की मौत के सुराग ढूंढने वाली एक तेज जासूस। वह उनकी बातें सुनती, उनके दफ्तरों में घुसकर कागजात खंगालती, लेकिन वे सांप की तरह चालाक थे। सभी सबूत साफ कर दिए गए थे और उनकी बातें हमेशा संकेतों और कोड में होती थीं। जब उसकी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई तो उनका दबाव और भी स्पष्ट हो गया। हवलदार भैरव सिंह उसे छोटी छोटी बातों पर परेशान करता और कठोर सजा देता था और लेफ्टिनेंट समीर वर्मा झूठी अफवाहें फैलाकर उसे साथी रंगरूटों के बीच अकेला कर देता था। शेर की बेटी सांपों के बीच पूरी तरह से अकेली होती जा रही थी। चारों तरफ दुश्मनों से घिरी एक नरक। लेकिन अंजलि ने कभी हार नहीं मानी। दबाव जितना बढ़ता गया, उसकी बदला लेने की इच्छा उतनी ही तेज होती गई। वह समय का इंतजार कर रही थी, सांप का गला एक ही बार में काटने के लिए एक निर्णायक वार का। पंचनाग का पहला हमला गोली या मुक्के से नहीं, बल्कि जहर की तरह फैलने वाले शब्दों से शुरू हुआ। उन्होंने अंजलि के शरीर को नहीं, बल्कि उसके मन को पहले नष्ट करने का फैसला किया था। उनके रणनीतिकार लेफ्टिनेंट समीर वर्मा द्वारा फैलाई गई दुर्भावनापूर्ण अफवाह जंगल की आग की तरह पूरी यूनिट में फैल गई। अफवाह की सामग्री चालाक और क्रूर थी कि शेर राजवीर सिंह असल में एक बूढ़ा सैनिक था जिसका स्वर्ण युग बीत चुका था। उसका उपनाम अतीत का एक भ्रम था और हाल ही में वह शारीरिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता में तेजी से गिरावट का सामना कर रहा था। दुर्घटना के दिन उसने अपने बूढ़े और कमजोर शरीर पर भरोसा करते हुए बुनियादी सुरक्षा नियमों का भी पालन नहीं किया, जिससे उसने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया। अफवाहें पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला सबसे क्रूर चाकू बनकर अंजलि के दिल में चुभ गईं। मेस में, बैरक में, प्रशिक्षण मैदान में उसे साथी रंगरूटों की दया और तिरस्कार से भरी कानाफूसी सुननी पड़ती थी। वह उस राजवीर सिंह की बेटी है। पिता की इतनी लापरवाही से मौत हुई, बेटी के रूप में शर्मिंदगी होती होगी। हाँ, कहते हैं किंवदंती वगैरह सब बकवास था, बस एक जिद्दी बूढ़ा सैनिक था। अंजलि ने अपने दांत भींच लिए। पिता के जीवन भर के सम्मान को उनकी नीच जुबान से एक पल में अपमानित किया जा रहा था। मेस में, बैरक में, प्रशिक्षण मैदान में उसे साथी रंगरूटों की दया और तिरस्कार से भरी कानाफूसी सुननी पड़ती थी। वह उस राजवीर सिंह की बेटी है। पिता की इतनी लापरवाही से मौत हुई, बेटी के रूप में शर्मिंदगी होती होगी। हाँ, कहते हैं किंवदंती वगैरह सब बकवास था, बस एक जिद्दी बूढ़ा सैनिक था। अंजलि ने अपने दांत भींच लिए। पिता के जीवन भर के सम्मान को उनकी नीच जुबान से एक पल में अपमानित किया जा रहा था। वह तुरंत दौड़कर चिल्लाना चाहती थी कि यह सब झूठ है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर वह भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देती तो वह सांपों द्वारा बिछाए गए जाल में खुद ही फांस जाती। उसके पास चुपचाप सारे अपमान को सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी चुप्पी को उन्होंने अक्षमता और सहमति का एक और रूप माना। मनोवैज्ञानिक हमले के साथ साथ शारीरिक दबाव भी शुरू हो गया। उनके गुर्गे हवलदार भैरव सिंह ने अब उसे खुलेआम मौत के मुंह में धकेलना शुरू कर दिया। उसने यूनिट प्रशिक्षण में सबसे खतरनाक और दुर्घटना प्रवण कार्यों को चुनकर जानबूझकर अंजलि को सौंप दिया। जिस दिन मूसलाधार बारिश के कारण नदी उफान पर थी, उसने अंजलि को अकेले नदी पार करने का आदेश दिया।
बिना किसी सुरक्षा रस्सी के उग्र लहरों को चीरकर नदी के दूसरी ओर लक्ष्य तक पहुंचना, यह वास्तव में एक हत्या का प्रयास था। सबने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन अंजलि ने बचपन में अपने पिता के साथ बर्फीली सर्दियों की धाराओं में किए गए जीवित रहने के प्रशिक्षण को याद किया। उसने पानी के बहाव को पढ़ा और सबसे कम प्रतिरोध वाले मार्ग को ढूंढकर एक ऊदबिलाव की तरह उग्र धाराओं को पार कर लिया। जब उसने सुरक्षित रूप से नदी पार करके मिशन पूरा किया तो भैरों सिंह के चेहरे पर प्रशंसा नहीं बल्कि एक घृणित निराशा थी। रात में पहाड़ी चढ़ाई के प्रशिक्षण में वह और भी क्रूर हो गया। उसने अंजलि से नक्शा और कंपास छीन लिया और उसे एक अनजाने बारूदी सुरंग वाले सबसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भेज दिया। वह चाहता था कि वह घने अंधेरे में रास्ता भटककर किसी बारूदी सुरंग पर पैर रख दे या चट्टान से नीचे गिर जाए, लेकिन अंजलि के लिए अंधेरा डर का स्रोत नहीं था। उसने तारों की स्थिति, हवा की गंध और जमीन के सूक्ष्म ढलान से अपनी स्थिति का पता लगाया। पिता द्वारा सिखाया गया जीवित रहने का कौशल उसके शरीर में एक वृत्ति की तरह अंकित था। वह एक सांप की तरह चुपचाप और सटीकता से सभी खतरों से बच गई और निर्धारित समय से बहुत पहले लौटकर उन्हें एक बार फिर चकित कर दिया। अंजलि ने उनके द्वारा दिए गए सभी मौत के कार्यों को चुपचाप और पूरी तरह से पूरा किया। उसने अपनी क्षमताओं को प्रकट न करने के लिए हमेशा यह नाटक किया कि वह भाग्यशाली थी या मुश्किल से सफल हुई, लेकिन सांप मूर्ख नहीं थे। बार बार के बात थर करे नो कि आपने सांप मूर्ख हरे। भाग्य के बीच वे धीरे धीरे अंजलि सिंह के अस्तित्व की असलियत पर संदेह करने लगे। वह निश्चित रूप से एक साधारण रंगरूट नहीं है। शायद उसने अपने पिता से कुछ विरासत में पाया है और वह उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह बेचैनी उनके बीच पनपने लगी। उनकी सतर्कता और घृणा दिन ब दिन बढ़ती गई। हर बार जब वह उनके खतरों से बचकर निकल जाती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे मरा हुआ राजवीर सिंह अपनी बेटी के शरीर के माध्यम से उनका मजाक उड़ा रहा हो। अंजलि उनकी नजरों से बचकर हर रात गुप्त रूप से जांच करती रही। पिता की पुरानी सैन्य डायरी में कोड की तरह लिखे गए रिकॉर्ड थे। वे सैन्य सामानों के प्रकार, तारीखें और रहस्यमय संख्याएं थीं। अंजलि ने पुस्तकालय में सैन्य दस्तावेजों से तुलना करते हुए रात भर कोड को हल करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसे पता चला कि वे रिकॉर्ड गायब हुए हथियारों और अवैध रूप से चुराए गए सैन्य उपकरणों की सूची थे। उसका शक यकीन में बदल गया कि पिता की मौत एक साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े एक ईमानदार सैनिक का अंत था। उसे और गहरे सबूतों की जरूरत थी। रसद विभाग का गोदाम, वहां निश्चित रूप से बही, खातों और वास्तविक सामान के बीच अंतर होगा। एक रात अंजलि जब सब सो रहे थे, रसद विभाग के गोदाम में घुस गई। ताला खोलना उन कौशलों में से एक था जो उसने बचपन में अपने पिता से सीखा था। उसने गोदाम के अंदर धूल से ढके दस्तावेजों के ढेरों को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ ढूंढ पाती, गोदाम के बाहर किसी के आने की आहट हुई। रसद विभाग का प्रभारी सूबेदार रमेश गुप्ता और हवलदार भैरों सिंह थे। उन्हें कुछ शक हुआ था और वे रात की गश्त के बहाने गोदाम की जांच करने आए थे। अंजलि जल्दी से एक बड़े उपकरण बॉक्स के पीछे छिप गई। अजीब है, यह तो बंद था। हवा की आवाज होगी। तुम इतने संवेदनशील क्यों हो रहे हो? उनकी बातचीत की आवाजें करीब आ रही थीं। अंजलि ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर वह यहां पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसे गोदाम में अनधिकृत रूप से घुसने के आरोप में चोरी के इल्जाम में बर्खास्त कर दिया जाएगा, या शायद वहीं पर दुर्घटना का नाटक करके पिता के पास भेज दिया जाएगा। सौभाग्य से वे गोदाम के अंदर तक नहीं आए और केवल प्रवेश द्वार को सरसरी तौर पर देखकर लौट गए। जब उनके कदमों की आहट पूरी तरह से दूर हो गई, तब जाकर अंजलि तनाव से अकड़े हुए अपने शरीर को हिला सकी। ठंडे पसीने की एक धार उसकी पीठ से नीचे बह गई। वह खाली हाथ नहीं लौट सकती थी। उसने अंधेरे में फिर से दस्तावेजों को खंगाला और आखिरकार एक दोहरी प्रविष्टि वाली अनौपचारिक बही खाता ढूंढ लिया। उसने उस बही खाते को अपने कपड़ों में छिपाया और चुपचाप गोदाम से बाहर निकल गई। अपने बिस्तर पर लौटकर अंजलि ने कांपते हाथों से बही खाता खोला। उसमें वह सब कुछ था जिसकी उसे तलाश थी। गायब हुए हथियारों की सटीक सूची और मात्रा और उनके बेचे जाने की तारीखें और रकम। यह सिर्फ एक घोटाला नहीं था, यह देश की रक्षा,
प्रणाली को हिला देने वाला एक स्पष्ट देशद्रोह था। और बही खाते के आखिरी पन्ने पर पांचों के नाम स्पष्ट रूप से हस्ताक्षरित थे। उन्होंने खुद अपने अपराधों को दर्ज किया था। यह एक आदर्श सबूत था। अंजलि ने बही खाते को सीने से लगा लिया। इससे वह अपने पिता के हत्यारों से बदला ले सकती थी और उनका सम्मान वापस पा सकती थी। लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि अब उसने सांप की पूंछ नहीं बल्कि उसका दिल पकड़ लिया है। अब वे उसे परखने या परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। वे अपने अस्तित्व के लिए किसी भी कीमत पर उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक अपरिहार्य अंतिम लड़ाई अब बिल्कुल सामने थी। रात एक जानवर की तरह चुपचाप दुबकी हुई थी। अंजलि अपने बैरक में बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद एक पल के लिए भी नहीं आई। उसकी वर्दी के अंदर गहराई में उसकी किस्मत, उसके पिता का सम्मान और 5 सांपों की जान की डोर वाली अनौपचारिक व्यापार की बही खाता ठंडी पड़ी थी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। अब सारी तैयारी हो चुकी थी। कल सुबह नियमित रूप से यूनिट का दौरा करने वाले निगरानी विभाग के एक अधिकारी को यह बही खाता सौंपते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। लंबे समय से चल रहे बदले की शुरुआत का अंततः पर्दा गिरने वाला था। वह अभी तक नहीं जानती थी। जिस क्षण उसने सोचा कि उसने सांप में मेताम बदात का दिल पकड़ लिया है, असल में वह खुद सांप के मुंह के बीचों बीच चलकर चली गई थी। उसी समय यूनिट मुख्यालय में मेजर विक्रम राठौर का दफ्तर कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। पंचनाग के सभी 5 सदस्य इकट्ठे थे। उनके चेहरों पर पहले की तरह की सहजता और अहंकार के बजाय घबराहट और हत्या की इच्छा का मिश्रण था। कमरे के बीच में रखी मेज पर उनके द्वारा कुछ देर पहले रसद गोदाम से रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज लैपटॉप की स्क्रीन पर बार बार चल रहे थे। फुटेज में अंजलि अंधेरे में एक भूत की तरह प्रकट होती है, दस्तावेजों को खंगालती है और अंत में एक बही खाता अपने कपड़ों में छिपाकर गायब हो जाती है। लानत है! हवलदार भैरव सिंह ने अपनी भारी मुट्ठी से मेज पर मारा। उस छोटी कुतिया ने आखिरकार ढूंढ लिया। उसे कैसे पता चला कि हमने दोहरी बही खाता कहां छिपाया था? रसद विभाग का प्रभारी सूबेदार रमेश गुप्ता का चेहरा सफेद पड़ गया था और वह अपने नाखून चबा रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। खत्म हो गया, हम सब अब खत्म हो गए। चुप रहो। मेजर विक्रम राठौर ने एक सांप की तरह ठंडी आवाज में उसकी बात काटी। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। वह दूसरे घबराए हुए सदस्यों के विपरीत डरावनी हद तक शांत था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक चमक रही थीं। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए कहा, यह उम्मीद से थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाला हो गया है। चूहिया बहुत गहराई तक घुस गई है, तो फिर चूहिया के बिल को ही दफन कर दो बस। उसकी बात पर सबकी निगाहें टिक गईं। मेडिकल ऑफिसर कैप्टन आलोक शर्मा ने कांपती आवाज में पूछा, मेजर साहब, क्या आप उसे राजवीर सिंह की तरह ही खत्म करने की सोच रहे हैं? विक्रम ने मुड़कर उसे घूरा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। राजवीर सिंह बहुत शोर मचाता था। ईमानदारी, सैनिक की भावना, इन सब बातों से हम सबको धमकाता था। इसीलिए एक दुर्घटना की जरूरत थी। लेकिन यह कुतिया अलग है। इसे बस गायब हो जाना चाहिए, बिना किसी निशान के, किसी को पता चले बिना। उसके दिमाग में पहले से ही एक आदर्श परिदृश्य बन चुका था। लेफ्टिनेंट समीर वर्मा ने उसके इरादे को समझकर कहा, रात के प्रशिक्षण के दौरान लापता या यूनिट जीवन के अनुकूल न होने के कारण भगोड़ा। अगर शव नहीं मिलता है तो कोई सबूत भी नहीं बचेगा। अपनी शक्ति से रिकॉर्ड में कुछ पंक्तियां बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रम ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, बहुत चुपचाप, सफाई से और हमेशा के लिए। उसकी आवाज एक जल्लाद के फैसले की तरह ठंडी और दृढ़ थी। उसने हवलदार भैरव सिंह की ओर सिर घुमाया। भैरव, अभी उस कुतिया को मेरे दफ्तर में लाओ। रात के विशेष प्रशिक्षण के बहाने किसी को शक न हो। चुपचाप। जी साहब, भैरव ने जवाब दिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। आखिरकार उसे उस आंखों की किरकिरी को कानूनी रूप से कुचलने का मौका मिल गया था। अंजलि गहरी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक बैरक का दरवाजा खुला और हवलदार भैरव सिंह अंदर आया। उसके आने से सो रहे दूसरे रंगरूट चौंक कर उठ बैठे। रंगरूट अंजलि सिंह, मेरे साथ आओ। भैरव की आवाज सामान्य से अजीब तरह से धीमी और शांत थी। क्या बात है सर? मेजर साहब का सीधा आदेश है। रात का विशेष प्रशिक्षण।
तुम आज रात दुश्मन के इलाके में घुसपैठ का प्रशिक्षण अकेले करोगी। चुपचाप मेरे साथ आओ। देर रात कमांडर का सीधा आदेश, अकेले विशेष प्रशिक्षण। अंजलि के पूरे शरीर में खतरे की घंटी बज उठी। यह एक औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, यह एक जाल था। उन्होंने आखिरकार हरकत शुरू कर दी थी। बही, खाता मिलने के ठीक उसी रात क्या मैं पकड़ी गई? उसका दिल ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने बाहर से कुछ न जानने का नाटक करते हुए चुपचाप अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। यहां विरोध करना मूर्खता होती। जी सर। अंजलि ने अपनी वर्दी पहनते हुए चुपके से बही खाते को अपने बूट के अंदर गहराई में छिपा दिया और उसने पिता की कंपास वाली जेब को एक बार फिर से झांचा। वह भैरों के पीछे पीछे अंधेरे गलियारे में चली। यूनिट में मौत जैसा सन्नाटा था और केवल उन दोनों के बूटों की आवाजें ठंडक से गूंज रही थीं। वह मेजर विक्रम राठौर के दफ्तर में पहुंची। कमरे में पंचनाग के सभी सदस्य मौजूद थे। वे बिना कुछ कहे एक शिकार को देख रहे सांप की तरह ठंडी आंखों से उसे देख रहे थे। विक्रम ने कुर्सी पर बैठे हुए ही कहा, थक गई हो? रंगरूट, नहीं सर। हाँ, जल्द ही तुम्हें एक बहुत गहरी और आरामदायक नींद आने वाली है, तो थकने का सवाल ही नहीं उठता। उसके शब्दों के साथ ही पीछे खड़ा भैरों हरकत में आया। उसने अंजलि को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना एक मोटे तौलिए से उसका मुंह बंद कर दिया। अंजलि ने सहज रूप से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सूबेदार रमेश गुप्ता और लेफ्टिनेंट समीर वर्मा ने दौड़कर उसके हाथ पैर पकड़ लिए। उसने पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन 3 तगड़े मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकी। उन्होंने कुशलता से उसके शरीर को रस्सी से बांध दिया। विक्रम कुर्सी से उठा और छटपटा रही अंजलि के पास आया। उसने उसके बूट के अंदर छिपे हुए बही खाते को निकाला। इसे ढूंढ रही थी? उसने बही खाते को उसकी आंखों के सामने हिलाया। अंजलि की आंखें निराशा से फैल गईं। तो तुम एक साधारण कुतिया नहीं थी। अपने बाप की तरह ही बहुत कुछ जानने की आदत थी। कहते हैं जिज्ञासा बिल्ली को मार देती है। उसने हौंसते हुए बही खाते को पास के हीटर में फेंक दिया। नारंगी लपटों ने पिता का सम्मान वापस दिलाने वाले एकमात्र सबूत को राख के ढेर में बदल दिया। अब सबूत भी खत्म हो गया, बस गवाह को खत्म करना बाकी है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, ले जाओ इसे बंद तीसरे प्रशिक्षण मैदान में प्रशिक्षण शुरू करना है। अंजलि को एक जानवर की तरह घसीटकर बाहर ले जाया गया। ठंडी रात की हवा उसके गालों से टकराई। अब वह समझ गई थी, आज रात उसकी आखिरी रात हो सकती थी। वे उसे प्रशिक्षित करने नहीं, बल्कि उसे खत्म करने जा रहे थे। जाल ने पूरी तरह से उसका गला घोंट दिया था और अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक गहरी निराशा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। बंद तीसरा प्रशिक्षण मैदान एक वीरान जगह थी। जंगली घास ऊंची उगी हुई थी और पुरानी जंग लगी प्रशिक्षण सुविधाएं रात के अंधेरे में भयानक राक्षसों की तरह खड़ी थीं। अंजलि को इसके बीचों बीच फेंक दिया गया। उसकी आंखों के सामने पहले से ही एक गहरा काला गड्ढा खुदा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत पहले से उसका इंतजार कर रहा हो। पंचनाग के 5 सदस्य एक बलि के सामने खड़े किसी पंथ के पुजारियों की तरह उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर अब न तो कोई पाखंडी मुस्कान थी और न ही घबराहट, केवल एक शिकारी की क्रूर खुशी और सब कुछ खत्म कर देने का एक ठंडा संकल्प था। मेजर विक्रम राठौर अंधेरे में धीरे धीरे बाहर आया। उसने सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और धुआं अंजलि के चेहरे पर फेंका। तीखे धुएं से अंजलि दर्द से खांसी, लेकिन मुंह में कपड़ा ठूंसे होने के कारण आवाज ठीक से नहीं निकली। तुम्हारी यह नजरें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। विक्रम ने बैठकर उसकी ठोड़ी को बेरहमी से पकड़ा। उसकी आंखें सांप की तरह चमक रही थीं। मौत के सामने भी तुम्हारा यही हाल है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वह बेकार का अकड़ू और ईमानदार होने का नाटक करने वाला पाखंडी। उसने बाप शब्द पर जोर देते हुए तिरस्कार से कहा, जानना नहीं चाहोगी तुम्हारा बाप कैसे मरा था? अंजलि की आंखें गुस्से से जल उठीं। उसने उसे ऐसे घूरा जैसे उसे मार डालेगी। विक्रम उसकी इस प्रतिक्रिया से बहुत खुश हुआ और एक उन्मत्त मुस्कान दी। वह उसे दफनाने से पहले उसकी आत्मा और पिता के प्रति उसके सम्मान को भी पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। मैं बताता हूं, यह अंकल तुम्हें बड़े प्यार से आखिरी तोहफे के रूप में बताएगा। वह अपनी जगह से उठा और एक नाटक के अभिनेता की तरह उस दिन की सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा।
तुम्हारा बाप सच में बेवकूफ था। उसने पता लगा लिया था कि हम थोड़ा थोड़ा सैन्य सामान बाहर निकाल रहे हैं। आम तौर पर एक सैनिक के लिए अनदेखा करना या कुछ हिस्सा ले लेना ही समझदारी है। यही इस संगठन का नियम है। लेकिन तुम्हारा बाप अलग था। वह सैनिक की भावना, देश के प्रति शपथ जैसी हवाई बातें करके हम सबको धमकाने लगा कि वह सब कुछ ऊपर रिपोर्ट कर देगा। उसकी आवाज में राजवीर सिंह नामक व्यक्ति के प्रति गहरी घृणा थी। हमने उसे आखिरी मौका दिया था। चुप रहने के बदले में हमने उसे इतना पैसा देने की पेशकश की थी जितना उसने जीवन भर नहीं देखा होगा। लेकिन उस बेवकूफ और जिद्दी बूढ़े सैनिक ने क्या कहा जानते हो? विक्रम ने एक पल के लिए रुककर हवलदार भैरों सिंह की ओर देखा। भैरों ने उस दिन की याद ताजा करते हुए थूकते हुए कहा, कहता था कि वह गंदे पैसे के लिए अपना सम्मान नहीं बेच सकता और हम सबको कोर्ट मार्शल करवाएगा। चिल्ला रहा था। विक्रम ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अब खुशी के बजाय एक डरावनी हत्या की इच्छा थी। इसीलिए हमने उसे एक सम्मानजनक मौत देने का फैसला किया, उसकी उस महान सैनिक भावना की रक्षा के लिए। उसने उस दिन के चट्टान चढ़ाई प्रशिक्षण को याद किया। उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी, आज की तरह। भैरों ने राजवीर सिंह के साथ आखिरी बार चट्टान की जांच की। बाकी सभी सदस्यों को वापस भेज दिया गया था। तुम्हारा बाप आखिरी दम तक हमें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी भी देर नहीं हुई है, आत्मसमर्पण कर दो। सच में एक घिनौना पाखंडी था। विक्रम की आंखें चमक उठीं। भैरों ने उसकी पीठ के पीछे से सुरक्षा रस्सी काट दी, एक बहुत ही तेज विशेष चाकू से, बस एक बार में। कहते हैं कि सर्र की आवाज बारिश की आवाज में भी बहुत साफ सुनाई दी थी। अंजलि की पुतलियां हिंसक रूप से कांपने लगीं। पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक स्पष्ट हत्या थी। यह उसे दुश्मन के मुंह से सीधे सुनने को मिला। पूरे शरीर का खून उल्टा बहने जैसा गुस्सा और दुहक उस पर हावी हो गया। तुम्हारे बाप का आखिरी दृश्य कुछ खास वीर जैसा नहीं था। मेडिकल ऑफिसर कैप्टन आलोक शर्मा ने अपना चश्मा ठीक करते हुए नीचता से हंसा। जब रस्सी टूटी तो उस शेर ने कितनी डरी हुई आवाज में चीखा था, तुम सोच भी नहीं सकती। गिरने के बाद भी वह तुरंत नहीं मरा। टूटी हुई हड्डी ने फेफड़े में घुसकर खून की उल्टी करवाई और काफी देर तक तड़पता रहा। मैंने खुद देखा था और प्रमाण पत्र में मैंने बहुत सफाई से लिखा था कि गिरने से सिर में फ्रैक्चर हुआ। उनकी उन्मत्त हंसी प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। वे अंजलि को प्रताड़ित कर रहे थे, शारीरिक हिंसा से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे क्रूर सच्चाई को हथियार बनाकर उसकी आत्मा को चीर रहे थे। पिता की सबसे वीर धारणा का अंत सबसे दयनीय और घृणित मौत में हुआ, इस तथ्य को उसके दिमाग में अंकित कर रहे थे। तो अब समझी? विक्रम फिर से अंजलि के सामने बैठ गया। उसने अपनी उंगली से उसके गाल पर बह रहे आंसू पोंछने का नाटक करते हुए उसके कान में फुसफुसाया, न्याय जैसी चीजों में कोई ताकत नहीं होती। यह दुनिया आखिरकार हम जैसे ताकतवर और चालाक लोगों की है। तुम्हारा बाप यह नहीं जानता था, इसलिए मर गया, और तुम भी यह नहीं जानती, इसलिए अब यहां मर रही हो। वह अपनी जगह से उठा। तुम्हारा बाप तो चीखा भी था, तुम तो वह भी नहीं कर सकती। खैर, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उसने गड्ढे की ओर इशारा किया। चलो अब खत्म करते हैं। नीचे जाकर अपने उस बेवकूफ बाप को सलाम कहना। हवलदार भैरों और लेफ्टिनेंट समीर ने इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अंजलि के शरीर को उठाया और फिर उसे कचरे की तरह गड्ढे में फेंक दिया। धम! उसका शरीर ठंडी गीली मिट्टी की जमीन पर गिरा। ऊपर देखने पर उसे नीचे देख रहे 5 शैतानों की परछाइयां दिखीं। उनके चेहरों पर न तो कोई अपराध बोध था और न ही कोई दया, केवल अपने रहस्य को बचाने के लिए एक कीड़े को मारने जैसी भावहीन और ठंडी अभिव्यक्ति थी। खड़! मिट्टी गिरने लगी। अंजलि ने अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके क्रूर शब्द एक भूत की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे। पिता के प्रति सम्मान, बदला लेने की इच्छा, जीवन की आशा, सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हुआ। उसका मन उसके शरीर के दफन होने से पहले ही गहरी जमीन में धंस रहा था। विक्रम के क्रूर कबूलनामे के खत्म होने और उनके अंजलि को गड्ढे की ओर ले जाने के ठीक उसी पल, निराशा और गुस्से से जब सब कुछ खत्म हो गया था, अंजलि की आंखों में अचानक पिता की आवाज एक भ्रम की तरह गूंजी। उठो अंजलि, शरीर की सीमाएं मन तय करता है। अपने अंदर की शेरनी को जगाओ। हाँ,
पिता कभी भी इतनी बेबसी से नहीं मरते। रस्सी टूटने के उस निर्णायक क्षण में भी उन्होंने एक सैनिक के रूप में आखिरी दम तक विरोध किया होगा। तो उनकी बेटी होने के नाते मैं इस तरह घसीटकर जिंदा दफन नहीं हो सकती। बदला तो दूर, पिता के सम्मान पर कीचड़ नहीं उछाल सकती। अचानक उसकी नजरें बदल गईं। निराशा से भरी आंखों से पल भर में सारी भावनाएं गायब हो गईं और केवल जीवित रहने के लिए एक शिकारी की वृत्ति ठंडी आग की तरह जलने लगी। उसे पकड़े हुए लेफ्टिनेंट समीर वर्मा और सूबेदार रमेश गुप्ता ने इस बदलाव को महसूस नहीं किया। वे अभी भी उसे एक कमजोर शिकार के रूप में देख रहे थे, जिसकी प्रतिरोध करने की इच्छा टूट चुकी थी। यही उनकी घातक गलती थी। अंजलि ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। उसके वजन से बेखबर सूबेदार गुप्ता की पकड़ जैसे ही थोड़ी ढीली हुई, अंजलि का शरीर एक स्प्रिंग की तरह उछला। उसने अपना सिर पीछे की ओर जोर से पटकर सूबेदार गुप्ता की नाक तोड़ दी। कराह की आवाज के साथ सूबेदार गुप्ता अपना चेहरा पकड़कर पीछे गिर गया। उसी समय उसने अपना शरीर घुमाकर लेफ्टिनेंट वर्मा का हाथ मोड़ा और उसकी पकड़ से निकल गई, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसके सबसे कमजोर हिस्से घुटने के जोड़ पर अपने बूट की नोक से जोर से मारा। कड़कड़ हड्डी टूटने की भयानक आवाज के साथ लेफ्टिनेंट वर्मा चीखते हुए जमीन पर गिर गया। यह कुतिया। अचानक हुई इस घटना से घबराया हुआ हवलदार भैरों सिंह होश में आया और उसकी ओर दौड़ा। उसने अपने भालू जैसे शरीर पर भरोसा करते हुए अंजलि को ताकत से काबू करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसका सीधा सामना नहीं किया। उसने अपने पिता से सीखे हुए विशेष युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उसका शरीर पानी की तरह लचीला होकर भैरों के भारी मुक्कों से बचता हुआ उसके करीब आ गया और फिर कोहनी का इस्तेमाल करके उसके सीने पर सटीक वार किया। उफ! भैरों का विशाल शरीर एक पल के लिए रुका और वह ठीक से सांस नहीं ले पाया। अंजलि ने इस मौके का फायदा उठाकर उसकी कमर में लगी सैन्य खंजर निकाल लिया। ठंडे स्टील का एहसास उसके हाथ में आते ही बाजी पूरी तरह से पलट गई। सब पीछे हटो! मेजर विक्रम राठौर ने घबराकर चिल्लाते हुए अपनी पिस्तौल निकाली। मेडिकल ऑफिसर कैप्टन आलोक शर्मा पहले ही डरकर पीछे हट गया था। अब स्थिति 5 के मुकाबले 1 की नहीं थी। यह 4 सशस्त्र सैनिकों और उनसे भी ज्यादा खतरनाक एक घायल शेरनी के बीच का मुकाबला था। अंजलि ने नीची मुद्रा अपनाई और एक शिकारी की तरह धीरे धीरे एक घेरा बनाते हुए उन्हें घूरने लगी। उसकी नीली प्रशिक्षण वर्दी मिट्टी से गंदी हो गई थी, लेकिन इस समय वह किसी भी जनरल से ज्यादा प्रभावशाली लग रही थी। अंजलि सिंह, खंजर फेंक दो, यह एक आदेश है, विक्रम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अब उसे एहसास हो गया था कि वह जिसका सामना कर रहा है वह सिर्फ एक रंगरूट नहीं, बल्कि एक ऐसा राक्षस है जिसने युद्ध के मैदान में अनगिनत दुश्मनों का सामना करने वाले शेर के कौशल और भावना को विरासत में पाया है। आदेश! अंजलि ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज गुस्से और दुहक से फटी हुई थी, लेकिन उसमें एक फौलादी इच्छा थी। देशद्रोहियों से आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस संकेत के साथ ही भैरों फिर से चिल्लाते हुए दौड़ा। वह दर्द भूलकर केवल उसे मारने की इच्छा से मुक्का घुमाया। अंजलि ने झुककर उसका मुक्का बचाया और साथ ही उसके हाथ की नस को खंजर से काट दिया। भैरों ने चीखते हुए अपना हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह लड़ने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गया। धाएं! उसी क्षण विक्रम की पिस्तौल से गोली चली। गोली अंजलि के कंधे को छूकर निकल गई। एक चीरने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन अंजलि ने एक बार भी चीख नहीं मारी। वह बल्कि गोली की आवाज की ओर, विक्रम की ओर दौड़ी। मौत से न डरने वाले उसके तेवर से विक्रम घबराकर पीछे हट गया, लेकिन संख्यात्मक श्रेष्ठता एक ऐसी दीवार थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। जैसे ही वह विक्रम के करीब पहुंची, होश में आए लेफ्टिनेंट वर्मा ने टूटे हुए पैर से रेंगते हुए उसका टखना पकड़ लिया। संतुलन खोकर लड़खड़ाती हुई उसके पीछे से नाक से खून बह रहा सूबेदार गुप्ता एक फावड़ा लेकर दौड़ा और उसकी पीठ पर वार किया। धम! एक भारी झटके के साथ अंजलि की चेतना एक पल के लिए धुंधला गई। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। हाथ में पकड़ा हुआ खंजर जमीन पर गिरकर झन की आवाज कर गया। यह जहरीली कुतिया! सूबेदार गुप्ता ने हांफते हुए फिर से फावड़ा उठाया। विक्रम ने अब जाकर खुद को संभाला और ठंडक से आदेश दिया, मारना मत, अभी तो जिंदा दफनाने का मजा है।
वे फिर से मधुमक्खियों के झुंड की तरह उस पर टूट पड़े। इस बार विरोध करने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके बाल पकड़े गए और चेहरे और शरीर पर बेरहमी से लातें बरसाई गईं। टूटी हड्डियों के दर्द से ज्यादा एक बार फिर बेबस होकर कुचले जाने की निराशा थी। उसका आखिरी प्रतिरोध भीषण था, लेकिन अंततः असफल रहा। चेतना लगभग खोने के कगार पर उन्होंने उसके ढीले शरीर को फिर से रस्सी से कसकर बांध दिया। मुंह में पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से कपड़ा ठूंसा गया। सच में बहुत जहरीली कुतिया है, अपने बाप की तरह, विक्रम ने हांफते हुए कहा। उसने पास जाकर गिरी हुई अंजलि के चेहरे को अपने बूट से कुचला। लेकिन आखिर में क्या हुआ? तुम्हारा बाप भी और तुम भी आखिर में मेरे पैरों के नीचे हो। उसने और देर नहीं की। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, फेंक दो इसे। उसका शरीर फिर से गड्ढे में फेंक दिया गया। पहले से कहीं ज्यादा गहरा और अंधेरा महसूस हो रहा निराशा का गर्त। अंजलि अपनी धुंधलाती चेतना में अपने बर्ट ऊपर गिर रही मिट्टी को महसूस कर रही थी। इस बार सच में सब खत्म हो गया था। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में हार गई। पिता द्वारा सिखाए गए सभी कौशल, उसकी मजबूत मानसिक शक्ति इस भारी वास्तविकता के सामने बेकार थे। माफ करना पिताजी। बेटी यहीं तक थी। उसकी आखिरी सोच अंधेरे में ठंडी मिट्टी के नीचे धीरे धीरे दफन हो गई। अंधेरा, पूर्ण अंधेरा, एक ऐसी निरपेक्ष शून्यता जहां न कोई आवाज थी, न कोई प्रकाश और न ही कोई इंद्रिय बोध। अंजलि की चेतना एक अथाह गहराई में धीरे धीरे डूब रही थी। फेफड़ों में भरी आखिरी हवा का बुलबुला फट गया हो। दम घुटने का दर्द भी धीरे धीरे महत्वहीन हो गया। पूरे शरीर पर मिट्टी का वजन अब उसके शरीर का हिस्सा बन गया था। क्या मौत ऐसे ही आती है, ठंडी, अकेली और बहुत ही व्यर्थ? उसकी आंखों के सामने बुझती हुई फिल्म की तरह अतीत की यादें गुजर गईं। पसीने से लथपथ होकर साथ में पहाड़ चढ़ते हुए पिता की चौड़ी पीठ, प्रशिक्षण के बाद हमेशा सिर सहलाने वाले खुरदुरे लेकिन गर्म हाथ और उसे देखने वाली दुनिया की सबसे गहरी आस्था से भरी उनकी आंखें। हार मत मानो अंजलि। एक सच्चा सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। पिता की आवाज एक धीमी गूंज की तरह उसके मस्तिष्क में गूंजी। हां, पिता ने ऐसा ही कहा था। आखिरी क्षण तक लड़ना है, लेकिन कैसे? शरीर पहले से ही हिल नहीं रहा था और मन धुंध की तरह बिखर रहा था। सब कुछ खत्म हो गया था जब उसकी बची हुई तर्क शक्ति भी हार मानने वाली थी। ठीक उसी पल उसकी यादों में एक और चेहरा उभर आया। पिता के अंतिम संस्कार के दिन मूसलाधार बारिश में उसके पास आने वाले चट्टान जैसे चेहरे वाले जनरल अर्जुन खन्ना, उनकी पीड़ा और गुस्से से भरी आंखें और उसके हाथ में पुरानी कंपास थमाते हुए की गई खून की शपथ जैसी प्रतिज्ञा। अगर तुम कभी ऐसे खतरे में पड़ जाओ जिसे तुम खुद हल नहीं कर सकती, तो इस कंपास के केंद्र में बने अशोक चक्र को दबा देना। अंकल इस पूरी दुनिया को उलट पुलट कर भी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। कंपास, यह शब्द उसकी बुझती हुई चेतना पर बिजली की तरह गिरा, जैसे किसी मरते हुए व्यक्ति के दिल पर बिजली का झटका लगा हो। उसका मन अचानक जाग उठा। कंपास, उसके पास अभी भी आखिरी उपाय बचा था। पिता की विरासत और जनरल अर्जुन खन्ना की प्रतिज्ञा से भरी आखिरी उम्मीद। उसने पूरी ताकत से अपनी इंद्रियों को वापस पाने की कोशिश की। पीठ के पीछे बौंधी उंगलियों के सिरे पर उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। केवल ठंडी मिट्टी का एहसास हो रहा था। उंगलियां जैसे लकवा मार गई हों, हिल नहीं रही थीं। हवा की कमी से मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। समय नहीं था। हिलो कृपया हिलो, वह मन ही मन चिल्लाई। पिता के सम्मान के लिए और इस तरह नहीं मर सकती। जीवन के प्रति एक बेताब लालसा ने उसकी बची हुई सारी ताकत को उंगलियों के सिरे पर इकट्ठा कर दिया। बहुत धीरे धीरे 1 मिलीमीटर करके उसकी उंगलियां ऐंठन की तरह हिलने लगीं। उसने अपनी वर्दी की जेब में रखी कंपास के ठंडे धातु के स्पर्श को ढूंढना शुरू किया। एक दर्दनाक घर्षण के साथ आखिरकार उसकी उंगलियों का सिरा कंपास की कठोर सतह पर पहुंचा। मिल गया। उम्मीद की एक चिंगारी उसके दिल में फिर से जल उठी। लेकिन आखिरी बाधा बची थी। केंद्र में अशोक चक्र का चिन्ह। उस छोटे से बटन को सटीक रूप से दबाना था। मिट्टी के ढेर में दबे हुए पीठ के पीछे बौंधे हाथों से एक छोटे से बटन को दबाना लगभग असंभव था। उसने अपनी सांस रोक ली। बची हुई थोड़ी सी ऑक्सीजन बचाते हुए उसने अपना पूरा ध्यान उंगलियों के सिरे की इंद्रियों पर केंद्रित किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मन में कंपास का आकार बनाया।
वही कंपास जिसे उसने पिता के साथ अनगिनत बार खोला और साफ किया था। आंखें बंद करके भी वह हर खांचे और बनावट को याद कर सकती थी। उसके अंगूठे ने कंपास की सतह को टटोला, चिकनी कांच की सतह से गुजरते हुए किनारे के धातु के फ्रेम के साथ आगे बढ़ा और आखिरकार केंद्र में एक छोटा और धंसा हुआ हिस्सा, अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ, वही स्थान ढूंढ लिया। अब बस दबाना बाकी था। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत भी जुटा ली। पूरे शरीर की मांसपेशियों को मरोड़कर हड्डियां टूटने की हद तक जोर लगाया। उसका शरीर मिट्टी के ढेर में आखिरी बार एक बार ऐंठा। खट, भारी मिट्टी के ढेर में किसी भी आवाज से ज्यादा धीमी, लेकिन अंजलि के लिए दुनिया के किसी भी वज्रपात से ज्यादा जोरदार आवाज गूंजी। बटन दब गया था। उसकी जीने की इच्छा, पिता की विरासत और एक आदमी की दृढ़ प्रतिज्ञा आखिरकार सक्रिय हो गई थी। संकेत भेज दिया गया था। इसके साथ ही अंजलि की चेतना पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। उसने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं थी। वह जानती थी कि उसके द्वारा बोया गया बीज जल्द ही दुनिया को हिला देने वाले एक विशाल तूफान के रूप में लौटेगा। उसने जमीन के नीचे, जो उसकी कब्र बनने वाली थी, वहीं से बदला लेने की शुरुआत की। अब सब कुछ भाग्य पर और धरती के सबसे शक्तिशाली शेर के गुस्से पर निर्भर था। उसे बस इंतजार करना था, जब तक उसे दफनाने वालों को सजा देने वाले फौलादी कदमों की आहट इस धरती को हिला नहीं देती। भारतीय सेना के विशेष बल के बाद कमान का नियंत्रण कक्ष, यह देश के संकट के समय सबसे पहले हरकत में आने वाले, सबसे तेज तलवार और सबसे मजबूत ढाल को निर्देशित करने वाला हृदय था। एक विशाल स्क्रीन पर दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में तैनात विशेष बल के जवानों की स्थिति वास्तविक समय में प्रदर्शित हो रही थी और शीर्ष जिंगिंग अधिकारियों की हरकतों में एक सेकंड की भी चूक की अनुमति न देने वाला तनाव था। उस तनाव के शिखर पर भारतीय सेना के विशेष बल के कमांडर जनरल अर्जुन खन्ना बैठे थे। वह उत्तर से नवीनतम उकसावे का जवाब देने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। महान शेर सूबेदार मेजर राजवीर सिंह के साथ जीवन भर युद्ध के मैदानों में घूमने वाले उनके चेहरे पर अब देश के शीर्ष बल का नेतृत्व करने वाले सर्वोच्च कमांडर की कठोरता और गंभीरता अंकित थी। उनके एक शब्द पर हजारों विशेष बल के जवानों की जान और देश का भाग्य निर्भर था। दुश्मन के अनुमानित घुसपैठ के रास्ते 3 हैं: अल्फा, ब्रावो और चार्ली। 707वीं विशेष कार्यबल ब्रावो मार्ग पर। उनकी धीमी और भारी आवाज बैठक कक्ष में गूंज रही थी कि ठीक उसी समय धड़ाम, नियंत्रण कक्ष का भारी दरवाजा लगभग टूटते हुए खुला और एक अधिकारी कमरे में भागा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और वह हाँफ रहा था। यहां जहां अनुशासन को जीवन से भी बढ़कर माना जाता था, बैठक कर रहे कमांडर के सामने बिना रिपोर्ट के भागकर आना एक अकल्पनीय और स्पष्ट अवज्ञा का कार्य था। बैठक में उपस्थित सभी जनरलों की निगाहें उस पर टिक गईं। यह क्या बदतमीजी है, एक जनरल ने चिल्लाया, लेकिन जनरल अर्जुन खन्ना ने चुपचाप हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्होंने अपने सहायक, उस युवा अधिकारी की आंखों में एक सामान्य गलती नहीं बल्कि एक बड़ी अनहोनी को भांप लिया था। सहायक ने लगभग रोते हुए, चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़े टैबलेट पीसी को जनरल खन्ना के सामने कर दिया। कमांडर साहब, आपातकाल है। आपातकालीन संकेत। टैबलेट की स्क्रीन पर एक काले पृष्ठभूमि पर एक भयावह लाल रंग का टेक्स्ट पागलों की तरह चमक रहा था। वह टेक्स्ट नियंत्रण कक्ष के सभी सिस्टमों को सर्वोच्च कोड के साथ जबरन रोक रहा था और केवल एक ही जानकारी प्रदर्शित कर रहा था: अशोक चक्र कोड निष्क्रिय। दोहराता हूं, अशोक चक्र कोड निष्क्रिय। अशोक चक्र कोड। उन शब्दों को देखते ही जनरल अर्जुन खन्ना का चेहरा कठोर हो गया। बैठक कक्ष में मौजूद दूसरे जनरल उस कोड का अर्थ नहीं जानते थे और हैरान थे, लेकिन अर्जुन खन्ना के लिए अशोक चक्र कोड सिर्फ एक कोड नहीं था। यह राजवीर सिंह और उनके बीच की गई जान की बाजी वाली प्रतिज्ञा थी और उनके दिल में बेटी की तरह बसी एक बच्ची की आखिरी जीवन रेखा थी। निष्क्रिय का केवल एक ही अर्थ था: या तो सिग्नल डिवाइस नष्ट हो गया था या मालिक ने जीवन के खतरे को महसूस करते हुए खुद संकेत भेजा था। निर्देशांक क्या है? जनरल अर्जुन खन्ना की आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, लेकिन उनकी आंखें एक ज्वालामुखी के फटने से ठीक पहले की तरह लाल और गर्म गुस्से से जलने लगी थीं। सहायक ने कांपती उंगलियों से स्क्रीन को स्वाइप किया।
नक्शे पर एक लाल बिंदु प्रदर्शित हुआ। राजस्थान में गरुड़ बटालियन के अधिकार क्षेत्र में है सर। गरुड़ बटालियन, जहां राजवीर सिंह की मृत्यु हुई थी और जहां उनकी बेटी अंजलि एक नई रंगरूट के रूप में शामिल हुई थी। सभी टुकड़े जुड़ गए। यह कोई संयोग नहीं था। राजवीर की मौत, अंजलि का शामिल होना और अब इस क्षण में आया यह आपातकालीन संकेत, सब कुछ एक विशाल बुराई की ओर इशारा कर रहा था। अगले ही पल अर्जुन खन्ना का गुस्सा फट पड़ा। धड़ाम, उन्होंने अपनी मुट्ठी से विशाल बैठक की मेज पर मारा। उनकी एक मुट्ठी के वार से भारी लकड़ी की मेज दो टुकड़ों में बांटती हुई हिल गई और उस पर रखे सभी दस्तावेज और कप हवा में उछल गए। बैठक कक्ष के सभी जनरल चौंक कर अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उन्होंने जीवन में कभी भी जनरल अर्जुन खन्ना का ऐसा रूप नहीं देखा था। शांत और तर्कसंगत कमांडर कहीं नहीं था, केवल अपने बच्चे को खोने के खतरे में पड़े एक गुस्सैल शेर की दहाड़ थी। वह अपनी जगह से उठे और नियंत्रण कक्ष के पूरे आंतरिक संचार प्रणाली के माइक्रोफोन को पकड़ लिया। उनकी आवाज अब इंसान की नहीं थी, यह नरक की गहराइयों से गूंजने वाली वज्रपात जैसी गुस्से की दहाड़ थी। इस समय से सभी ऑपरेशन योजनाएं रद्द की जाती हैं। तुरंत शेर का शिकार प्रोटोकॉल सक्रिय करें। शेर का शिकार, कमांडर के सीधे अधीन शीर्ष एजेंटों को अत्यधिक खतरा होने पर अन्य सभी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए केवल बचाव और प्रतिशोध के लिए हारेक में आने वाली विशेष बल कमान की सबसे खतरनाक आपातकालीन योजना। 707वीं विशेष कार्यबल 15 मिनट के भीतर उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। मैं भी खुद जाऊंगा। उनकी घोषणा से पूरा नियंत्रण कक्ष हिल गया। कमांडर का खुद मैदान में जाना एक अभूतपूर्व घटना थी। उस निर्देशांक पर स्थित सभी इकाइयां सुने। इस क्षण से हमारे बचाव अभियान में बाधा डालने वाली कोई भी हरकत शत्रुतापूर्ण मानी जाएगी। विरोध करने पर बिना किसी चेतावनी के तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यह एक आदेश से बढ़कर एक युद्ध की घोषणा थी। अपनी बेटी को बचाने के रास्ते में आने वाला कोई भी, चाहे वह अपनी ही सेना का क्यों न हो, दुश्मन माना जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। यह एक भयानक इच्छा का प्रदर्शन था। उन्होंने माइक्रोफोन फेंक दिया और अपनी लड़ाकू वर्दी की ओर चल दिए। उनके पीछे नियंत्रण कक्ष अलार्म और तत्काल निर्देशों के बीच एक युद्ध के मैदान में बदल गया था। जनरल अर्जुन खन्ना ने अपना लड़ाकू हेलमेट पहनते हुए आखिरी बार अपने सहायक को आदेश दिया, मेरे विशेष हमलावर हेलीकॉप्टर वज्र को तैयार करो। आज रात मैं शिकार पर जा रहा हूं। उनकी आंखें पहले से ही खून की तरह लाल हो गई थीं। वह अपने सबसे कीमती साथी को नहीं बचा सके थे, लेकिन उसकी बेटी, अपनी दूसरी बेटी अंजलि को वह कभी नहीं खो सकते थे। भारत का सबसे शक्तिशाली सैनिक अपनी सब कुछ दांव पर लगाकर एक लड़की को बचाने के लिए हारेक में आ गया था। फौलादी तूफान अब बस जागने ही वाला था। गरुड़ बटालियन की रात सामान्य रूप से शांत थी। पहरे पर तैनात संतरियों के नींद भरे कदमों की आवाज और दूर से आती जंगली जानवरों की चीखें ही थीं। किसी को भी यह नहीं पता था कि उनके सिर के ऊपर भारतीय सेना के इतिहास का सबसे भयानक फौलादी तूफान आ रहा है। पहला संकेत आवाज थी। शुरू में बहुत मिले के हाथ दो भारत। धीमी, मधुमक्खियों के झुंड की भनभनाहट जैसी सुनाई देने वाली आवाज पल भर में हवा को चीरने वाली एक भयानक ध्वनि में बदल गई। धड़ 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 धड़। यह किसी एक हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज नहीं थी। यह दर्जनों भारी हथियारों से लैस हेलीकॉप्टरों द्वारा एक साथ बनाई गई धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट थी। यह क्या है? रात की पहरेदारी कर रहा एक संतरी ने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखें खौफ से जम गईं। चांदनी रहित घने अंधेरे आसमान को विशाल स्टील के पक्षियों की परछाइयों ने पूरी तरह से ढक लिया था। स्टील पेंट से रंगे हुए ध्रुव परिवहन हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा और उनके बगल में सुरक्षा करते हुए तेज दांतों की तरह रॉकेट पॉड दिखाए हुए रुद्र हमलावर हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा। उनके कॉर्पुसों पर पहचान संख्या तक नहीं थी। वे केवल मौत की खामोशी लेकर आए एक भूतिया दस्ते थे। यह कोई चेतावनी या धमकी नहीं थी, यह एक कब्जा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर बेड़ा गरुड़ बटालियन के ऊपर पहुंचा, उन्होंने एक साथ अपनी सर्च लाइटें जला दी। दर्जनों चमकदार रोशनी की किरणें अंधेरे को चीरती हुई परेड ग्राउंड, बैरकों और यूनिट के आसपास के सभी इलाकों को दिन की तरह रोशन कर गईं। सो रहे सैनिक बिना कुछ समझे बाहर भागे और अपनी यूनिट को एक विशाल प्रकाश के जेल में कैद देखकर हक्के बक्के रह गए। अफरा-तफरी ज्यादा देर नहीं चली। हेलीकॉप्टरों से मोटी रस्सियां लगातार जमीन पर उतर रही थीं
और काले भूतों जैसे 707 विशेष कार्यबल के जवान चुपचाप जमीन पर उतर रहे थे। उनकी हरकतें एक मशीन की तरह थीं, जिनमें कोई चूक नहीं थी। कुछ ने यूनिट की सभी संचार सुविधाओं और शस्त्रागारों को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, और कुछ ने सभी निकास द्वारों को बंद करके एक ऐसा घेरा बना लिया जिससे एक चींटी भी बाहर नहीं निकल सकती थी। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी स्थिति को समझने के लिए बाहर भागा, लेकिन उसके माथे पर तनी ठंडी बंदूक की नोक के सामने वह कुछ नहीं कह सका। इस समय से गरुड़ बटालियन की सभी कमान विशेष बल कमान के नियंत्रण में है। सभी कर्मी अपने हथियार डाल दें और परेड ग्राउंड में इकट्ठा हों। विरोध को देशद्रोह माना जाएगा। हेलीकॉप्टर के स्पीकर से गूंजती मशीनी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। देशद्रोह शब्द सुनकर गरुड़ बटालियन के जवान डरकर चुपचाप अपने हथियार डालकर परेड ग्राउंड की ओर चल दिए, और आखिरकार तूफान का केंद्र आ गया। दूसरे हेलीकॉप्टरों की तुलना में कहीं ज्यादा विशालकाय, कमांड के लिए इस्तेमाल होने वाला हमलावर हेलीकॉप्टर वज्र जैसे कोई देवता उतर रहा हो, धीरे धीरे परेड ग्राउंड के बीच में उतरा। हेलीकॉप्टर के शक्तिशाली डाउनड्राफ्ट ने परेड ग्राउंड की धूल को उड़ा दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। हेलीकॉप्टर का हैच खुला और रैंप नीचे आया। सबसे पहले पूरी तरह से हथियारों से लैस कमांडर के निजी सुरक्षा गार्ड दिखाई दिए। उन्होंने तेजी से आसपास की सुरक्षा की और एक आदमी के चलने के लिए रास्ता बनाया। आखिर में जनरल अर्जुन खन्ना दिखाई दिए। वह अपनी सामान्य प्रभावशाली जनरल की वर्दी में नहीं थे। सिर पर संचार उपकरण वाला बुलेट प्रूफ हेलमेट, शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट और विभिन्न उपकरणों से लैस नवीनतम लड़ाकू वर्दी। उनकी कमर में एक पिस्तौल और पीठ पर उनकी पहचान बन चुकी एक विशेष रूप से बनाई गई लड़ाकू कुल्हाड़ी लटकी हुई थी। वह एक कमांडर से ज्यादा दुश्मन के दिल में सीधे घुसने के लिए युद्ध के मैदान में उतरे एक अनुभवी योद्धा लग रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से पत्थर की तरह सख्त हो गया था, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ जला देने वाली नरक की आग से धधक रही थीं। जब वह हेलीकॉप्टर से उतरकर परेड ग्राउंड की जमीन पर पहला कदम रखा, तो आसपास का सारा शोर थम गया। केवल उनके अस्तित्व से ही आसपास की हवा जम गई और समय रुक गया। ऐसा एक जबरदस्त खौफ महसूस हुआ। उन्होंने चुपचाप चारों ओर देखा। डरे हुए और घुटनों के बल बैठे गरुड़ बटालियन के जवान और पूरी तरह से अपना काम कर रहे उनके गर्वित 707 के जवान। उन्होंने अपने सहायक से धीरे धीरे पूछा। आवाज आश्चर्यजनक रूप की से शांत थी, लेकिन उसमें उबलता हुआ लावा था। मिल गई? सहायक ने दौड़कर रिपोर्ट दी। उसकी आवाज राहत और गुस्से के मिश्रण से कांप रही थी। मिल गई कमांडर साहब। तीसरे प्रशिक्षण मैदान के नीचे से अभी बचाया गया है। सांसें अभी भी चल रही हैं, लेकिन हालत गंभीर है और तत्काल निकासी की जा रही है। सांसें चल रही हैं। इस एक शब्द पर अर्जुन खन्ना ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा जैसे उनके कंधों पर रखा एक बड़ा पत्थर आखिरकार उतर गया हो। लेकिन राहत के साथ ही उनकी आंखों में आग और भी तेज हो गई। जिन्होंने उनके साथी द्वारा छोड़ी गई एकमात्र खून की निशानी, उनकी बेटी जैसी बच्ची को इस नरक जैसी जमीन में जिंदा दफनाने की कोशिश की थी, उन्हें वह कभी माफ नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं। अब उनकी आंखों में दया या करुणा का कोई निशान नहीं था, केवल खून का बदला लेने वाले एक न्यायाधीश की कठोरता थी। सरगना मेजर विक्रम राठौर और 4 अन्य सभी बैरक में शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। उन्हें अभी परेड ग्राउंड में लाया जा रहा है। अर्जुन खन्ना ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे परेड ग्राउंड के केंद्र की ओर चल दिए। उनके बूटों की जमीन पर पड़ने वाली आवाज जैसे किसी अपराधी की मौत की घंटी हो, भारी और गंभीर रूप से गूंज रही थी। अब जल्द ही इस नरक के मंच पर सबसे क्रूर और भीषण न्याय शुरू होने वाला था। मेजर के दफ्तर में हवा शराब की तीखी गंध और एक सस्ती जीत की भावना से भरी हुई थी। पंचनाग के 5 सदस्य कुछ देर पहले किए गए अपने भयानक अपराध का जश्न मनाते हुए शराब पी रहे थे। उनमें कोई अपराध बोध नहीं था। एक पैस की बाधा को हटाने की राहत और जल्द ही हाथ में आने वाले अपार धन और शक्ति की उम्मीद ही उनके चेहरों पर चमक रही थी। चलो, हमारे शानदार भविष्य के नाम, विक्रम ने व्हिस्की का गिलास उठाते हुए कहा, और बाकी सदस्यों ने भी जयकार करते हुए अपने गिलास टकराए।
अब वह बेवकूफ राजवीर सिंह और उसकी बेटी जमीन के नीचे ही मिलेंगे। भैरव ने हौंसते हुए शराब पी। वे मानते थे कि उनका अपराध पूरी तरह से छिप गया है। अंजलि सिंह को अब एक भगोड़ा या लापता व्यक्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा, और अगर बाद में उसका शव मिल भी जाता है तो कोई सबूत नहीं बचेगा। वे मानते थे कि वे अपने बनाए हुए छोटे से राज्य में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ठीक उसी समय धड़ाम, दफ्तर का दरवाजा एक साधारण टूटने की आवाज के बजाय एक विस्फोट के साथ टुकड़े टुकड़े होकर अंदर की ओर उड़ गया। शराब पी रहे पांचों को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हुआ। वे एक स्टन ग्रेनेड की चकाचौंध रोशनी और कानों को फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट में घिर गए। आह! जब वे चीखते हुए जमीन पर गिरे तो धुएं के बीच से काली परछाइयां निकलीं और उन्हें दबोच लिया। 707 विशेष कार्य बल के जवान थे। उनकी हरकतों में कोई हिचकिचाहट या भावना नहीं थी, केवल लक्ष्य को काबू करने की एक मशीनी सटीकता थी। पांचों अधिकारी नशे में होने के कारण ठीक से विरोध भी नहीं कर पाए और पल भर में उनके हाथ मोड़ दिए गए और सिर जमीन पर पटक दिए गए। यह क्या है? तुम लोग कौन हो? विक्रम ने नशे और सदमे से मिली जुली आवाज में चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा इलाका है। मैं इस यूनिट का ऑपरेशंस ऑफिसर मेजर विक्रम राठौर हूं। वह मूर्खतापूर्ण रूप से मानता था कि उसका पद और स्थिति इस समस्या को हल कर देगी, लेकिन जवाब में उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक ठंडे बटस्टॉक का प्रहार हुआ। चुप रहो, देशद्रोही कमीने। जवान की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। देशद्रोही शब्द सुनकर विक्रम का नशा एक पल में उतर गया। कुछ गलत हो गया था, बहुत गलत, इतना गलत कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। उन्हें जानवरों की तरह घसीटकर दफ्तर से बाहर फेंक दिया गया और उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर पांचों निशब्द होकर वहीं जम गए। उनकी यूनिट, जिस पर वे राजा की तरह शासन करते थे, उस गरुड़ बटालियन को एक अज्ञात काली वर्दी वाली टुकड़ी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। परेड ग्राउंड में बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर और हत्यारी आंखों से उन्हें घूरते सैकड़ों विशेष बल के जवान। यह हकीकत नहीं थी, यह एक भयानक सपना था, और उस सपने के केंद्र में नरक के यमराज की तरह खड़ा एक आदमी था, जनरल अर्जुन खन्ना साहब। मेडिकल ऑफिसर कैप्टन आलोक शर्मा ने लगभग बेहोश होते हुए फुसफुसाया। उसके चेहरे से खून गायब हो गया था। भारतीय सेना के विशेष बल के कमांडर, एक ऐसा सैनिक जिसका नाम सुनते ही हर कोई कांपता था, एक जीवित किंवदंती। वह इस देर रात में पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर उनकी यूनिट में क्यों आए थे? तभी जवानों का एक समूह तेजी से जनरल खन्ना की ओर दौड़ा। वे एक स्ट्रेचर ले जा रहे थे और उस पर मिट्टी और खून से लथपथ, बिना किसी हरकत के एक लड़की लेटी हुई थी। वह अंजलि थी। मेडिकल टीम पूरी ताकत से सीपीआर कर रही थी और उसके महत्वपूर्ण संकेतों को दर्शाने वाले मॉनिटर का ग्राफ जैसे कभी भी रुक सकता था, बहुत कमजोर रूप से टिमटिमा रहा था। कमांडर साहब, रंगरूट अंजलि सिंह को बचा लिया गया है, लेकिन हालत बहुत गंभीर है। अगर उसे तुरंत दिल्ली के सैन्य अस्पताल नहीं ले जाया गया तो। रिपोर्ट करने वाले जवान की आवाज घबराई हुई थी। अर्जुन खन्ना ने स्ट्रेचर पर मौत के मुंह में पड़ी अंजलि को चुपचाप देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि खून निकल रहा था। उन्होंने सिर हिलाते हुए धीरे धीरे कहा, उसे बचाओ, किसी भी कीमत पर उसे बचाना ही होगा। मेडिकल टीम तुरंत अंजलि को लेकर निकासी हेलीकॉप्टर की ओर भागी। अर्जुन खन्ना तब तक वहीं खड़े रहे जब तक हेलीकॉप्टर रात के आसमान में गायब नहीं हो गया, और आखिरकार जब हेलीकॉप्टर की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई तो उन्होंने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उनकी नजरें जमीन पर घुटनों के बल बैठे पंचनाग, उन 5 सांपों पर पड़ी। उस क्षण परेड ग्राउंड की सारी हवा जम गई। उनकी आंखें अब इंसान की आंखें नहीं थीं। वे इस दुनिया के सारे गुस्से और नफरत को समेटे हुए एक ज्वालामुखी का मुहाना थीं। उनकी नजरें एक अदृश्य तलवार बनकर पांचों के दिलों को भेद रही थीं। विक्रम ने उन नजरों से मिलते ही अपने पूरे शरीर में खून को उल्टा बहते हुए महसूस किया। हड्डियों तक घुस जाने वाली हत्या की इच्छा। उसने कई युद्ध देखे थे, लेकिन इतनी शुद्ध और केंद्रित हत्या की इच्छा उसने जीवन में पहली बार महसूस की थी। वह अनजाने में कांपने लगा। डर ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया और एक असहनीय दबाव ने उसके पूरे शरीर को कुचल दिया। अर्जुन खन्ना धीरे धीरे एक एक कदम उनकी ओर बढ़े।
उनके बूटों की जमीन पर पड़ने वाली आवाज जैसे किसी मृत्युदंड के कैदी के कानों में बजने वाला अंतिम संस्कार का संगीत हो गूंज रही थी। वह आखिरकार विक्रम के ठीक सामने रुक गए और फिर बिना कुछ कहे उसे नीचे देखने लगे। उन्होंने नहीं पूछा क्यों किया, क्या किया। ऐसे सवालों की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी आंखें पहले से ही सब कुछ जानती थीं। राजवीर सिंह की मौत, अंजलि पर हुए अत्याचार और कुछ देर पहले हुई जिंदा दफनाने की हत्या की कोशिश। तो तुम हो विक्रम राठौर? अर्जुन खन्ना ने पहली बार मुंह खोला। उनकी आवाज गुस्से से परे, सभी भावनाओं से रहित एक खालीपन थी। इसलिए यह और भी डरावना था। यह एक गलतफहमी है कमांडर साहब। हम तो बस यूनिट के एक उपद्रवी तत्व को। विक्रम ने बचने के लिए आखिरी बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो सकी। अर्जुन खन्ना के बूट ने उसके चेहरे पर लात मारी थी। धड़ाम, एक भारी आवाज के साथ विक्रम का शरीर बगल में लुढ़क गया। होंठ फट गए और नाक की हड्डी टूट गई। इस दर्द के बीच वह जमीन पर मुंह के बल गिरकर खून थूकने लगा। अर्जुन खन्ना ने गिरे हुए उसे एक कीड़े की तरह देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी सांसें भी मुझे घिनौनी लगती हैं। उन्होंने अब विक्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बाकी चारों को एक एक करके देखा। उनकी नजरें जहां भी पड़ती वे जैसे मेदुसा की आंखों से मिले हों, वहीं पत्थर की तरह जम जाते थे। डर एक महामारी की तरह फैल गया। अब उन्हें एहसास हुआ उन्होंने क्या छुआ था। उन्होंने सिर्फ एक सूबेदार मेजर की बेटी को नहीं छुआ था, उन्होंने इस देश के सबसे भयानक शेर की एकमात्र संतान को छुआ था, और उसकी कीमत मौत से भी बदतर होने वाली थी। परेड ग्राउंड की हवा एक चाकू से काटी जा सकने वाली जितनी तनावपूर्ण थी। सैकड़ों गरुड़ बटालियन के जवान अभी भी घुटनों के बल बैठे अपनी आंखों के सामने हो रहे इस भयानक यथार्थ को सांस रोके देख रहे थे। उनके राजा के रूप में शासन करने वाले 5 अधिकारी अब केवल अपराधी बनकर असली राजा के पैरों के नीचे पड़े थे। जनरल अर्जुन खन्ना का गुस्सा एक व्यक्तिगत बदला लेने की इच्छा से परे सेना के पूरे सड़े हुए हिस्से को निकालने की एक पवित्र रस्म की तरह लग रहा था। अर्जुन खन्ना ने अब अपराधियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मुड़े और परेड ग्राउंड में मौजूद सभी गरुड़ बटालियन के जवानों की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उनकी नजरें जहां भी पड़ती सैनिक अनजाने में अपना सिर झुका लेते थे। उनकी नजरें एक न्यायाधीश की तरह इस त्रासदी को चुपचाप देखने और अनदेखा करने वाले उनके अपराधों को भी भेद रही थीं। उन्होंने बगल में खड़े अपने सहायक से एक लाउडस्पीकर लिया। उनकी आवाज अब गुस्से से कांप नहीं रही थी, इसके बजाय एक ग्लेशियर के टूटने की आवाज की तरह ठंडी और भारी गरिमा थी। सब सिर उठाओ। सैनिकों ने अनिच्छा से सिर उठाया और ध्यान से देखो। उन्होंने हाथ से घुटनों के बल बैठे 5 अपराधियों की ओर इशारा किया। परेड ग्राउंड की सभी सर्चलाइटें एक साथ उन पर केंद्रित हो गईं। अचानक की रोशनी से उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपनी दयनीय स्थिति को सभी यूनिट के सदस्यों के सामने स्पष्ट रूप से उजागर करना पड़ा। एक सैनिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्जुन खन्ना का सवाल परेड ग्राउंड में गूंजा। कोई जवाब नहीं दे सका। वह है सम्मान, देश के प्रति वफादारी, साथियों के प्रति विश्वास और वर्दी के प्रति गर्व। ये 3 चीजें एक सैनिक की आत्मा के स्तंभ हैं। सम्मान खो चुका, सैनिक एक जिंदा लाश के समान है। उनकी आवाज एक एक शब्द सैनिकों के दिलों पर एक दाग की तरह अंकित हो रही थी। इन लोगों ने वर्दी के पीछे छिपकर साथियों को नुकसान पहुंचाया और देश को धोखा दिया। उन्होंने अपने हाथों से अपने सम्मान को कूड़ेदान में फेंक दिया। वे अब सैनिक कहलाने के लायक नहीं हैं। उन्हें कोर्ट मार्शल में भेजकर कानून के हवाले करना यह काफी नहीं है। यह उनके द्वारा किए गए अपराधों की तुलना में बहुत ही दयालु सजा होगी। उन्होंने लाउड स्पीकर नीचे रख दिया और फिर अपने पीछे खड़े 707 विशेष कार्य बल के बटालियन कमांडर को इतिहास का सबसे क्रूर और अपमानजनक आदेश दिया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन परेड ग्राउंड में मौजूद सभी लोग स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। इतनी ठंडी थी। इनका सम्मान छीन लो। उन्होंने एक एक शब्द बर्फ चबाते हुए कहा, मेरे योद्धाओं की सूची से इनके नाम मिटा दो। उस आदेश के गिरते ही विक्रम सहित 5 के चेहरे खौफ और आश्चर्य से सफेद पड़ गए। उन्हें एहसास हो गया कि अर्जुन खन्ना क्या करने वाले थे। गिरफ्तारी या हिरासत नहीं, एक सैनिक के लिए मौत से भी बदतर सजा। सभी के सामने अपने अस्तित्व को ही नकार दिए जाने वाला एक में जाने वाले हैं।
सार्वजनिक चरित्र हनन। नहीं, नहीं, कृपया बस ये मत कीजिए। विक्रम ने पहली बार चीखते हुए विनती की। वह चाहता था कि उसे गोली मार दी जाए, लेकिन उसकी विनती हवा में बिखर गई। 707 बटालियन कमांडर के इशारे पर 5 शीर्ष जवान एक कदम आगे बढ़े। उनके हाथों में हथकड़ी या रस्सी के बजाय चमकते हुए ब्लेड वाले सैन्य खंजर थे। वे चुपचाप अपराधियों के पास गए, एक एक करके। पहला निशाना विक्रम था। 2 जवानों ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा किया। उसने छटपटाया, लेकिन फौलादी विशेष बल के जवानों की पकड़ से बचना असंभव था। विक्रम को संभालने वाले जवान ने उसके सामने खड़े होकर तिरस्कार से भरी आंखों से विक्रम को एक पल देखा और फिर खंजर उठाकर उसकी वर्दी के दाहिने सीने पर लगे नाम के टैग को निशाना बनाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चाकू की नोक से नाम के टैग को फाड़ दिया। चर्र। वर्दी के फटने की तीखी आवाज ने परेड ग्राउंड के सन्नाटे को तोड़ दिया। विक्रम राठौर लिखा हुआ नाम का टैग एक फटे हुए कपड़े के टुकड़े के साथ जमीन पर गिर गया। यह उसके नाम को नकारे जाने का क्षण था। वह रुका नहीं। जवान ने चाकू की नोक को उसके कंधे पर लगे मेजर के रैंक के प्रतीक को फाड़ने के लिए घुमाया। धातु और कपड़े के उलझकर फटने की भयानक आवाज गूंजी। उसके कंधे पर चमकने वाला हीरे का रैंक का प्रतीक बेबस होकर जमीन पर लुढ़क गया। यह उसके अधिकार के खत्म होने का क्षण था। आखिर में जवान ने उसके सीने और हाथ पर लगे सभी यूनिट के प्रतीक, पैराशूट के प्रतीक और एक सैनिक के रूप में उसने जीवन भर जो कुछ भी हासिल किया था, उन सभी प्रतीकों को एक एक करके फाड़ दिया। उसकी वर्दी अब एक पवित्र वर्दी नहीं थी, वह बस एक फटी हुई चीथड़ा थी, उसके अपमान को दर्शाने वाला एक कैदी का लिबास। विक्रम के मुंह से एक जानवर की चीख जैसी कराह निकली। उसकी आंखों ने अपना ध्यान खो दिया था और उसका चेहरा अपमान और निराशा से पूरी तरह से टूट गया था। उसने सब कुछ खो दिया था, नाम, पद और एक सैनिक के रूप में गर्व। वह अब एक खाली खोल था। यह भयानक और क्रूर रस्म बाकी चारों पर भी दोहराई गई। लेफ्टिनेंट समीर वर्मा का पद, हवलदार भैरों सिंह का विशेष बल का प्रतीक, सूबेदार रमेश गुप्ता और कैप्टन आलोक शर्मा की वर्दियां एक एक करके फाड़ी गईं। उनकी चीखें और कराहें परेड ग्राउंड में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने उन पर दया नहीं की। गरुड़ बटालियन के जवान खौफ से अपने पूर्व कमांडरों को सब कुछ खोते हुए देख रहे थे। यही एक देशद्रोही का अंत था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो 5 आदमी अब अधिकारी नहीं थे। वे बिना नाम, बिना पद के, फटे हुए चीथड़े पहने हुए इंसान के कचरे थे। जनरल अर्जुन खन्ना ने उस दृश्य को ठंडी आंखों से अंत तक देखा और फिर आखिरी बार आदेश दिया, ले जाओ इन्हें, अब ये कानून के हवाले हैं। मेरी नजरों से और इस पवित्र सेना के क्षेत्र से इन्हें हटा दो। 707 के जवान ढीले पड़े। 5 अपराधियों को सामान की तरह घसीटते हुए हेलीकॉप्टर की ओर ले गए। उनकी पीठ परेड ग्राउंड में बचे सभी लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए यह अंकित कर गई कि सम्मान खोने वाले का अंत कितना दयनीय होता है। अर्जुन खन्ना ने आखिरकार लंबी और भीषण न्याय की रात को समाप्त किया, लेकिन उनके चेहरे पर जीत की खुशी के बजाय सेना के सड़े हुए हिस्से को अपने हाथों से निकालने वाले एक कमांडर की गहरी पीड़ा और दुहक था। जनरल अर्जुन खन्ना के फौलादी न्याय के गरुड़ बटालियन को बहा ले जाने के अगले दिन भारतीय रक्षा मंत्रालय एक बड़े तूफान का केंद्र बन गया। विशेष बल के कमांडर द्वारा अपनी ही एक यूनिट पर बलपूर्वक कब्जा करने और कमांडरों को मौके पर ही सम्मान से वंचित करने की अभूतपूर्व घटना ने संदेह और अटकलों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिससे पूरी सेना हिल गई। राष्ट्रपति के सीधे अधीन एक विशेष संयुक्त जांच दल का गठन किया गया। सैन्य अभियोजक, सैन्य खुफिया और रक्षा सूचना निदेशालय के शीर्ष जांचकर्ता जुटाए गए और उस विशाल जांच की तलवार अर्जुन खन्ना द्वारा सीधे इंगित किए गए एकमात्र लक्ष्य पंचनाग के दिल की ओर थी। जांच उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और कठोरता से आगे बढ़ी। सम्मान के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से खो चुके विक्रम राठौर और उसके गिरोह ने जांचकर्ताओं के दबाव के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सके और अपने अपराधों में दूस कमथल के दौर को कबूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली और अपनी सजा को थोड़ा कम करने की उम्मीद में वे जो कुछ भी जानते थे सब कुछ उगल दिया। जैसे कोई बांध टूट गया हो, उनके मुंह से निकली सच्चाइयों ने भारतीय रक्षा मंत्रालय की नींव को हिला देने वाले एक विशाल भ्रष्टाचार का खुलासा किया।
उनके द्वारा किए गए अपराध केवल सैन्य सामानों को थोड़ा बहुत चुराने जैसे छोटे मोटे अपराध नहीं थे। यह सेना के नवीनतम हथियारों को अवैध रूप से बाहर निकालकर हथियार तस्करों और यहां तक कि दुश्मन देशों के जासूसों को बेचने का एक विशाल और संगठित देशद्रोह था। K-2 राइफल, K-5 पिस्तौल जैसे बुनियादी हथियारों के अलावा अभी तक अग्रिम इकाइयों को आपूर्ति नहीं किए गए नवीनतम नाइट विजन गॉगल्स और संचार उपकरण, और यहां तक कि पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल हेलेना के कुछ हिस्सों के भी लीक होने के सबूत मिले। जांचकर्ताओं ने उनके गुप्त बैंक खातों का पता लगाया। स्विस बैंक के एक बेनामी खाते में एक सामान्य अधिकारी के वेतन से अकल्पनीय मात्रा में काला धन छिपा हुआ था। वह पैसा साथियों की जान की कीमत थी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बदले में किए गए विश्वासघात का प्रतिफल था। और आखिरकार सभी त्रासदियों की शुरुआत शेर सूबेदार मेजर राजवीर सिंह की मौत की सच्चाई भी सामने आ गई। मेडिकल ऑफिसर कैप्टन आलोक शर्मा ने अपनी सजा कम करने की शर्त पर सब कुछ कबूल कर लिया। उसने यह चौंकाने वाला तथ्य बताया कि राजवीर सिंह गिरने के बाद मौके पर अभी भी जिंदा थे। उस समय सूबेदार मेजर के पैर टूट गए थे और उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं, लेकिन उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन मौके पर मौजूद विक्रम राठौर और हवलदार भैरों सिंह ने उन्हें बचाने के बजाय उनके चेहरे पर एक मोटा कपड़ा डालकर उनका दम घोंट दिया, और कैप्टन शर्मा ने विक्रम के निर्देश पर गिरने से सिर में फ्रैक्चर का झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर घटना को एक आदर्श दुर्घटना के रूप में छिपा दिया। सूबेदार मेजर राजवीर सिंह उनके भ्रष्टाचार को पहचानने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उन्होंने शुरू में एक साथी के रूप में उन्हें समझाने और आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे पहले ही एक ऐसी नदी पार कर चुके हैं जहां से लौटना असंभव है, तो उन्होंने सभी सबूत इकट्ठा करके उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने की कोशिश की। यही उनकी न्याय की भावना और एक सैनिक के रूप में उनका विश्वास था जो उन्हें मौत के मुंह में ले गया। वह दुश्मन के साथ लड़ाई में नहीं मरे थे। उन्हें अपने सबसे भावदो भरोसेमंद साथियों के लालच और विश्वासघात द्वारा सबसे दर्दनाक तरीके से मारा गया था। इस भयानक सच्चाई ने न केवल जनरल अर्जुन खन्ना को बल्कि पूरी सेना को एक बड़ा झटका और गुस्सा दिया। शेर राजवीर सिंह कई युवा सैनिकों के लिए एक जीवित किंवदंती थे जिनका वे बहुत सम्मान करते थे। ऐसे एक नायक की मौत सिर्फ कुछ पैसे के लालची देशद्रोहियों के घिनौने लालच के कारण हुई, इस तथ्य पर सभी कांप उठे। जांच गरुड़ बटालियन से आगे बढ़कर पूरी सेना में फैल गई। पंचनाग से जुड़े भ्रष्टाचार की श्रृंखला एक के बाद एक सामने आने लगी। उनके साथ व्यापार करने वाले हथियार तस्करों के अलावा उनके अपराधों को नजरअंदाज करने के बदले में रिश्वत लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा खरीद घोटालों में शामिल रक्षा उद्योग के अधिकारियों सहित दर्जनों संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। यह भारतीय सेना के इतिहास में सबसे बड़ा रक्षा घोटाला और देशद्रोह का मामला था। मीडिया ने इस घटना को लगातार प्रमुखता से छापा। जनता अपने भरोसेमंद सेना के घिनौने चेहरे को देखकर चौंक गई और गुस्से में थी। रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस्तीफे की पेशकश की और राष्ट्रपति को एक राष्ट्रीय संबोधन में सेना में कड़े सुधार का वादा करना पड़ा। अंजलि द्वारा अपने पिता के सम्मान की रक्षा करने की कोशिश अब उसके व्यक्तिगत बदले से आगे बढ़कर पूरे भारतीय सेना को शुद्ध करने वाले एक बड़े तूफान की शुरुआत बन गई थी। उसने मिट्टी के ढेर के नीचे से जो एक हताश संकेत भेजा था, उसने एक सड़ते हुए विशालकाय के टखने को काटकर उसे फिर से स्वस्थ रूप से खड़ा होने का मौका दिया था। सभी सबूत इकट्ठा हो गए थे और संबंधित व्यक्तियों के कबूलनामे आ गए थे। अब बस कानून के नाम पर उन घिनौने देशद्रोहियों को सबसे भारी सजा दिलानी बाकी थी। सूबेदार मेजर राजवीर सिंह की अन्यायपूर्ण मौत आखिरकार पूरी दुनिया के सामने आ गई थी और उनके नाम के आगे शहीद के दो सम्मानजनक शब्द जुड़ गए थे। लेकिन किसी भी चीज से एक महान सैनिक और एक गर्वित पिता को खोने के दुहक की भरपाई नहीं हो सकती थी। अब सभी की निगाहें सैन्य अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी थीं। सदी का सैन्य मुकदमा कहे जाने वाले न्याय का दिन आ गया। उच्च सैन्य अदालत का बड़ा हॉल सुबह से ही पत्रकारों और सैन्य अधिकारियों से खचाखच भरा हुआ था। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पूरे भारत की निगाहें इस ऐतिहासिक मुकदमे पर टिकी थीं। अभियुक्तों के कटघरे में जो कभी सेना के अधिकारी थे, वे 5 अपराधी पंचनाग एक साथ बैठे थे।
उनके चेहरों पर कोई भावना नहीं बची थी। सब कुछ त्याग चुके। वे खाली आंखों से शून्य को देख रहे थे। वे सामाजिक और सैन्य रूप से पहले ही एक पूर्ण मृत्यु दंड पा चुके थे। दर्शकों की पहली पंक्ति में अभी तक पूरी तरह से ठीक न हुई व्हील चेयर पर बैठी अंजलि सिंह और उसके बगल में खड़े जनरल अर्जुन खन्ना थे। अंजलि का चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार थीं। वह अपनी आंखों से अपने पिता के हत्यारों के विनाश का आखिरी क्षण देखने के लिए यहां आई थी। न्यायाधीश के प्रवेश करते ही सभी लोग खड़े हो गए। हॉल में सन्नाटा छा गया। आखिरकार न्यायाधीश ने एक भारी और गंभीर आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। फैसला सुनाया जाता है। न्यायाधीश की आवाज पूरे कोर्टरूम में गूंज उठी। अभियुक्त विक्रम राठौर, समीर वर्मा, भैरव सिंह, रमेश गुप्ता और आलोक शर्मा, इन पांचों ने एक सैनिक के रूप में अपनी पवित्र शपथ को भुलाकर केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव को हिला देने वाले देशद्रोही कृत्यों को संगठित रूप से योजनाबद्ध और निष्पादित किया। न्यायाधीश ने उनके अपराधों को एक एक करके गिनाया। वरिष्ठ अधिकारी की हत्या, सैन्य संपत्ति की चोरी और देशद्रोह, सैन्य रहस्यों का खुलासा, पद का दुरुपयोग, हत्या का प्रयास। फैसले की सूची अंतहीन थी। उनके द्वारा किए गए अपराधों की सूची अपने आप में भारतीय सेना के अपमान का इतिहास थी। विशेष रूप से अभियुक्तों ने अपने अपराधों को छिपाने के लिए सेना के एक सम्मानित वरिष्ठ और कमांडर स्वर्गीय सूबेदार मेजर राजवीर सिंह की नीच तरीके से हत्या कर दी और सच्चाई का पता लगा रही उनकी बेटी रंगरूट अंजलि सिंह को भी जिंदा दफनाने की कोशिश की, जो एक इंसान के रूप में अकल्पनीय और क्रूर अपराध हैं। जब न्यायाधीश ने अंजलि का नाम लिया तो कोर्टरूम में सभी कैमरों के फ्लैश एक साथ उस पर चमके, लेकिन अंजलि हिली नहीं। वह केवल अभियुक्तों के कटघरे में बैठे पांचों अपराधियों को घूर रही थी, जैसे उन्हें भेद देगी। इसलिए अदालत यह मानती है कि अभियुक्त अब भारत के नागरिक के रूप में जीने के लायक नहीं है। उन्हें समाज से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाना चाहिए और जीवन भर अपने अपराधों का पश्चाताप करना चाहिए। इसीलिए अभियुक्तों को कानून द्वारा अनुमत सबसे भारी सजा देना ही न्याय की स्थापना का मार्ग है। न्यायाधीश ने एक पल के लिए रुककर अभियुक्तों को एक एक करके ठंडी नजरों से देखा और आखिरकार आखिरी फैसला सुनाया। आदेश: अभियुक्त विक्रम राठौर, समीर वर्मा, भैरव सिंह, रमेश गुप्ता और आलोक शर्मा, इन सभी पांचों को हत्या और देशद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आजीवन कारावास, मौत की सजा से बचना उनके लिए एक आखिरी दया की तरह लग सकता था, लेकिन असल में यह उससे भी बदतर सजा थी। वे अब मरने तक एक ठंडी अंधेरी कोठरी में अपने द्वारा मारे गए राजवीर सिंह के भूत और अपने द्वारा कुचली गई अंजलि की नजरों को याद करते हुए हमेशा के लिए पीड़ा में रहेंगे। उन्हें पैरोल का मौका भी नहीं दिया जाएगा। यह एक जीवित मौत थी। फैसला सुनाए जाने के क्षण पांचों अपराधियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे पहले ही आत्मा से मर चुके खोल थे। सैन्य पुलिस ने आकर उन्हें उठाया और कोर्ट रूम से बाहर ले गए। उनका युग इस तरह पूरी तरह से समाप्त हो गया। फैसले के कुछ दिनों बाद रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ी घोषणा की। शेर राजवीर सिंह को मौत के मुंह में धकेलने और दूसरे पंचनाग को जन्म देने वाले भ्रष्टाचार के अड्डे गरुड़ बटालियन को आधिकारिक रूप से भंग करने का आदेश दिया गया। यूनिट इतिहास में विलीन हो गई। यह केवल एक यूनिट को खत्म करने का मामला नहीं था, बल्कि पूरी सेना में फैली गलत प्रथाओं और भ्रष्टाचार की श्रृंखला को पूरी तरह से तोड़ने का रक्षा मंत्रालय का एक मजबूत इरादा था। गरुड़ बटालियन का झंडा उतारे जाने के आखिरी दिन जनरल अर्जुन खन्ना अंजलि के साथ वहां गए। खाली परेड ग्राउंड पर सूर्यास्त की लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। अंजलि चुपचाप उस यूनिट को गायब होते देख रही थी, जिसके लिए उसके पिता ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और जो अंत में उनकी कब्र बन गई थी। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू की बूंद गिरी। यह दुहक का आंसू नहीं था, यह लंबे समय से चले आ रहे बदले को आखिरकार खत्म करने और पिता का सम्मान वापस पाने की राहत का आंसू था और सब कुछ ठीक कर देने के गर्व का आंसू था। अब सच में सब कुछ खत्म हो गया था। एक पुरानी और भ्रष्ट युग का अंत हो गया था और एक नई व्यवस्था उसकी जगह लेने के लिए तैयार थी। और उस नई युग के केंद्र में
नरक के द्वार से लौटकर आई एक युवा नायिका अंजलि सिंह खड़ी थी। समय नदी की तरह बह गया और उस नरक जैसे दिन के घावों को धीरे धीरे भर दिया। अंजलि ने दिल्ली के सैन्य अस्पताल में लंबे पुनर्वास के बाद आखिरकार स्वास्थ्य लाभ कर लिया। मिट्टी के ढेर में टूटे हुए उसके शरीर को उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और बेहतरीन चिकित्सा सहायता की बदौलत चमत्कारिक रूप से ठीक कर लिया गया था। उसके शरीर पर कई न मिटने वाले निशान रह गए थे, लेकिन वे अब हार के दाग नहीं थे। वे सभी परीक्षाओं को पार करने वाले एक उत्तरजीवी के पदक थे। छुट्टी से एक दिन पहले जनरल अर्जुन खन्ना उससे मिलने अस्पताल आए। वह वर्दी में नहीं बल्कि एक साधारण पिता की तरह आरामदायक कपड़ों में थे। उनके हाथ में गर्म भाप निकलते हुए समोसों का एक पैकेट था। अब तबीयत कैसी है? उन्होंने हमेशा की तरह रूखेपन से पूछा, लेकिन उनकी आंखों में एक बेटी को देखने जैसा गहरा स्नेह और चिंता थी। ठीक हूं अंकल। नहीं कमांडर साहब, अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह अब अतीत के अंधेरे में कैद नहीं थी। अर्जुन खन्ना उसके बिस्तर के पास बैठ गए और काफी देर तक चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहे। उन्होंने मुश्किल से मुंह खोला। अंजलि, अब सब खत्म हो गया है। तुम्हारे पिता का सम्मान भी वापस मिल गया है और दोषियों को भी उनकी सजा मिल गई है। तुमने जितना करना था कर लिया, नहीं उससे भी ज्यादा किया। उन्होंने अंजलि का हाथ पकड़ा। राजवीर सिंह की तरह ही उनके हाथ भी खुरदुरे और मोटे थे, लेकिन दुनिया में सबसे गर्म थे। अब वर्दी उतारकर एक साधारण 20 साल की लड़की की तरह जियो और साधारण खुशी ढूंढो। यही तुम्हारे पिता भी स्वर्ग से चाहते होंगे। मैं और तुम्हारे पिता दोनों नहीं चाहते कि तुम इस कठोर दुनिया में और कष्ट झेलो। यह उसके भविष्य की चिंता करने वाले एक पिता का सच्चा सुझाव था। कोई भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, लेकिन अंजलि ने चुपचाप सिर हिलाया। नहीं अंकल। उसकी आवाज साफ और दृढ़ थी। मुझे लगता है कि अब तो शुरुआत हुई है। अर्जुन खन्ना ने आश्चर्य से उसे देखा। मैं सेना नहीं छोड़ूंगी, बल्कि अब मैं एक सच्ची सैनिक बनूंगी। मैं विशेष बलों में शामिल होना चाहती हूं। मैं अपना सब कुछ समर्पित करके जिन सच्चे सैनिकों की रक्षा के लिए पिताजी ने इतनी कोशिश की, उन्हें अपने हाथों से तैयार करना चाहती हूं। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठीं, ताकि इस सेना में फिर कभी कोई दूसरा पंचनाग पैदा ना हो। मैं एक ऐसी प्रशिक्षक बनूंगी जो सिर्फ लड़ने का कौशल ही नहीं, बल्कि सही चरित्र और सम्मान भी सिखाएगी। पिताजी की त्रासदी फिर कभी न दोहराई जाए। यही मेरे जीने का कारण है और पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने का मेरा अपना तरीका है। उसके शब्दों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अर्जुन खन्ना अब उसे और नहीं रोक सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ी लड़की अब एक कमजोर बच्ची नहीं है जिसे उन्हें बचाना है, बल्कि एक मजबूत साथी और उत्तराधिकारी है जो उनके साथ सेना के भविष्य का बोझ उठाएगी। उन्होंने चुपचाप मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारे पिता को तुम पर बहुत गर्व होगा। कुछ साल बाद सेना विशेष युद्ध प्रशिक्षण अकादमी। ध्यान से सुनो, यह कोई खेल का मैदान नहीं है। तुम्हारी एक कमजोरी युद्ध के मैदान में तुम्हारे साथी की मौत का कारण बन सकती है। इस बात को अपनी हड्डियों में बसा लो। प्रशिक्षण मैदान में गूंजती तेज आवाज की मालिक अब कैप्टन के पद पर आसीन अंजलि सिंह थी। वह विशेष बल के इतिहास में सबसे कम उम्र की और पहली महिला विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षक बन गई थी। प्रशिक्षुओं के बीच वह डर और सम्मान का प्रतीक थी। उसका उपनाम छोटी शेरनी था, लेकिन उसका प्रशिक्षण का तरीका पिता शेर से भी ज्यादा क्रूर और कठोर था। वह प्रशिक्षुओं को उनकी शारीरिक सीमाओं तक धकेलती थी, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत अपमान या अनुचित हिंसा का इस्तेमाल नहीं करती थी। प्रशिक्षण के बाद वह सबसे पहले घायल प्रशिक्षुओं की देखभाल करती और पीछे रह गए प्रशिक्षुओं के साथ रात भर जागकर उनकी समस्याओं का विश्लेषण करती और उन्हें प्रोत्साहित करती थी। वह ताकत और गर्मजोशी दोनों से युक्त एक सच्ची कमांडर थी। प्रशिक्षण मैदान के एक कोने में पहाड़ी पर जनरल अर्जुन खन्ना अपनी कार में धूप का चश्मा पहने हुए उसकी इस छवि को खुशी से देख रहे थे। अब वह जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले एक बूढ़े सैनिक थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई पछतावा या अफसोस नहीं था, क्योंकि उनके पास अपना सब कुछ विरासत में लेने वाला नहीं, उनसे भी आगे निकलने वाला एक आदर्श उत्तराधिकारी था। अंजलि ने प्रशिक्षुओं के सामने चिल्लाया, याद रखो, हम सबसे पहले सीखते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन में जाते हैं और आखिरी दम तक देश के लिए लड़ते हैं। हम भारतीय सेना के विशेष बल हैं।
हमारा दिल देश के लिए धड़कता है, हमारा सम्मान हमारे साथी बचाते हैं। उसकी जोरदार आवाज के साथ युवा प्रशिक्षुओं की गूंजती हुई प्रतिध्वनि गूंज उठी। यह दृश्य एक नए युग की आशा और कभी न झुकने वाली सैनिक भावना का एक शानदार पुनरुत्थान था। अर्जुन खन्ना ने एक गर्व भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे कहा, बहुत अच्छा कर रही हो राजवीर, तुम्हारी बेटी हम सबकी गर्वित बेटी बन गई है। ठंडी अंधेरी रात पूरी तरह से छोंट गई थी और सुबह की चमकदार धूप परेड ग्राउंड पर और नए युग का नेतृत्व करने वाले युवा शेरों के चेहरों पर गर्मजोशी से चमक रही थी। एक पिता का वादा उसकी बेटी द्वारा सबसे महान और मजबूत तरीके से पूरा किया गया था। शेर की विरासत छोटी शेरनी के माध्यम से और भी चमकदार रूप से जलने लगी थी। अंजलि की कहानी एक व्यक्ति के बदले की कहानी से आगे बढ़कर एक सड़े हुए संगठन के अंधेरे में भी कभी न बुझने वाली सम्मान की लौ के अस्तित्व को साबित करती है। हम जिस समाज में रहते हैं वह भी शायद ऐसा ही है। कभी कभी एक बड़े संगठन के भ्रष्टाचार और अन्याय के सामने एक व्यक्ति की आवाज बहुत छोटी और बेबस लगती है, लेकिन अंजलि ने दिखाया सच्चाई के प्रति एक व्यक्ति की न झुकने वाली इच्छा ही अंततः एक बड़े चट्टान को तोड़ने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकती है। क्या आपने कभी किसी बड़े अन्याय के खिलाफ अपने तरीके से लड़ाई लड़ी है? संगठन के भ्रष्टाचार और पतन के बीच आपने किस सम्मान और न्याय की रक्षा करने की कोशिश की? अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। क्या इस पतन के अंधेरे में सम्मान का प्रकाश दुनिया को रोशन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखता है? आपकी हर एक राय एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक कीमती दीपक होगी।